जी कल वाले हैंड रिटन नोट्स क्वेश्चन नंबर पेज नंबर 2, कल वाले हैंड रिटन नोट्स पेज नंबर 2। सॉल्यूशन पे कुछ रख दें जी। कॉस्ट बताएं एसेट की, लाइफ, डेट ऑफ परचेज, बोलते रहे, रेजिडुअल वैल्यू 15 रुपए। बस $2010 में, अब जिस तरह ना पेपर में करना है उस तरह मैं समझाने लगा हूं। 2010 में कितनी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट की होगी? बोले 100, बोले 100 माइनस, नीचे वाली लाइन ना पढ़े, आखिरी पैरा ना पढ़े, -15 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 17। इन 12 में मसला आया, तो भाई 11 में कोई मसला, तो 11 में बता दे कितनी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट हुई होगी? 17। ठीक है। 2012 में फॉर्मूला तो बदल गया होगा। फॉर्मूला क्या हो गया होगा? कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू या WDV माइनस न्यू रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय रिमेनिंग लाइफ। पेज नंबर 2। जी हजरात, मुझे WDV बता दें। 100 माइनस 17 माइनस इज इक्वल टू 66। What is WDV? What is new residual value? 18. What is remaining life? 4 years is equal to 12. इसको इधर लिखना, कंसिस्टेंट जरा हो जाएगा। 12। क्लियर? ओके। ये आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जाएगी, ये आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जाएगी। क्लियर? अगर ओल्ड एस्टीमेट पर चलते रहते तो हर साल कितना डिप्रीशिएट होता? क्लियर? समझ आई बात? अगर ओल्ड एस्टीमेट पे चलते रहते तो हर साल कितना डिप्रीशिएट होता? 17। और इन दोनों की तो मुझे जरूरत नहीं, हमारे साल भी कितना डिप्रीशिएट होता? 17। अच्छा जी, अब आप बेशक यहीं पे एक कॉलम डाल दें, डेप्रीसिएशन इंपैक्ट। वो जो टाइमलाइन मैंने कल बनाई थी वो बनाने का तो पेपर में टाइम नहीं आता ना। डेप्रीसिएशन इंपैक्ट जी, ओल्ड से न्यू की तरफ जाते हैं ना। डेप्रीसिएशन 5 से कम कर दो, डेप्रीसिएशन 5 से कम कर दो। बस इतना सा डेटा है हमारे पास। अब हम इस डेटे की बुनियाद के ऊपर कैलकुलेट करेंगे चेंज इन इफेक्ट ऑन PBT। अब हम नोट बनाएंगे, अब हम चेंज इन एस्टीमेट का नोट बनाएंगे। चेंज इन एस्टीमेट। आज की क्लास में 2 चीजें चेंज हुई हैं, कल एक चीज चेंज हुई थी, लाइफ। आज 2 चीजें चेंज हुई है, रेजिडुअल वैल्यू भी चेंज हुई है। इन 12 लाइफ इज रिवाइज्ड फ्रॉम 5 to 6 एंड रेजिडुअल वैल्यू फ्रॉम 15 to 18। ये नोट की इंग्लिश हो जाएगी। और इसमें सिर्फ 2 लाइनें आती हैं, इफेक्ट ऑन PBT ऑफ करंट ईयर। इफेक्ट तो नहीं, हम तो इंक्रीज डिक्रीज शो करेंगे ना। इफेक्ट ऑन PBT ऑफ फ्यूचर ईयर्स। क्लियर? अच्छा जी, अब अपने समझने के लिए
रफ वर्किंग जी, करंट ईयर, फ्यूचर ईयर, डेप्रीसिएशन कम करने से प्रॉफिट 5 से बढ़ जाएगा। क्लियर? अच्छा, अब आपने अगले साल नहीं बनाने, जिस तरह मैंने कल बनाए थे वो तो बहुत टाइम लगता है, अगले साल नहीं बनाने, आपने इसको एज इट इज यहां लाना है, रिवर्स करके। डेप्रीसिएशन 5 से फ्यूचर सालों की ऑब्वियसली बढ़ेगी तो मिसमैचिंग खत्म होगी, तो प्रॉफिट को 5 से कम कर दो। बट साहब, but residual value also changed from 15 to 18। फ्यूचर ईयर में वेट इधर देखें, फ्यूचर ईयर में आपने डेप्रिसिएशन का इंपैक्ट, वो रेजिडुअल वैल्यू का इंपैक्ट भी डालना है, करंट ईयर में नहीं डालना। फ्यूचर ईयर के अंदर आपने रेजिडुअल वैल्यू का इंपैक्ट भी डालना है, वो ऑटोमेटिकली करंट ईयर में परेशान होने की जरूरत नहीं, खुद ही एडजस्ट हो। आपने फ्यूचर ईयर में रेजिडुअल वैल्यू का इफेक्ट भी डालना है, फ्यूचर ईयर में रेजिडुअल वैल्यू का इफेक्ट भी डालना है। रेजिडुअल वैल्यू से भी प्रॉफिट पे फर्क पड़ेगा फ्यूचर ईयर्स के, ये फ्यूचर ईयर नहीं है असल में, फ्यूचर ईयर्स के प्रॉफिट पर रेजिडुअल वैल्यू से फर्क पड़ेगा। अच्छा जी, रेजिडुअल वैल्यू हमारी बोले रेजिडुअल वैल्यू हमारी बढ़ गई है। रेजिडुअल वैल्यू 3 से अगर बढ़ जाए तो प्रॉफिट, अच्छा रेजिडुअल वैल्यू का इफेक्ट प्रॉफिट पे सोचना मुश्किल है, इन दोनों के दरमियान में एक अगर ब्रिज बन जाए तो फिर जाना आसान है। रेजिडुअल वैल्यू का इफेक्ट प्रॉफिट पे सोचना मुश्किल है, रेजिडुअल वैल्यू का इफेक्ट डेप्रिसिएशन पे सोचना, फिर डेप्रिसिएशन का इफेक्ट प्रॉफिट पे सोचना वो जरा आसान है। तो ऐसे ही समझने के लिए एक ब्रिज बना लेते हैं, डेप्रिसिएशन का ब्रिज बना लेते हैं बीच में। रेजिडुअल वैल्यू बढ़ने से डेप्रिसिएशन, सोचे जितनी मर्जी रेजिडुअल वैल्यू बढ़ा दें तो डेप्रिसिएशन तकरीबन खत्म हो जाएगी। रेजिडुअल वैल्यू बढ़ने से डेप्रिसिएशन, और अब बता दें आगे ब्रिज बना के, डेप्रिसिएशन कम होने से इस तरह सोच लें, और या फिर रट्टा मार लें, रेजिडुअल वैल्यू बढ़ने से प्रॉफिट बढ़ता है, जैसे भी करना है, या ब्रिज बना लें जी। कितने से? 3 से। अच्छा जी, अब आप मुझे ओवरऑल इफेक्ट बता दें, प्रॉफिट को क्या करना है? 2 से कम, तो बोले डिक्रीज इन पीबीटी ऑफ कितना? 2 जी। करंट ईयर का किस किस पे असर सोचने? सिर्फ डेप्रिसिएशन, और फ्यूचर ईयर्स का डेप्रिसिएशन पे भी और रेजिडुअल वैल्यू पे भी। तो पेपर में बस इतनी सी कैलकुलेशन आपने करनी है, और ये आपने रफ वर्किंग के अंदर करना है। वो जो टाइमलाइन बनाते हैं उसमें काफी टाइम लग जाता है। वैसे मैंने लॉजिक के लिए नीचे वो टाइमलाइन भी बना दी है ताकि समझ आ जाए करंट ईयर में क्या असर पड़ा है और फ्यूचर ईयर्स में क्या असर पड़ा है, तो इसको ऐसे अलग से देखने की जरूरत नहीं। बस नीचे ये डब्बा देखें बना हुआ है, ये डब्बा देखें बना हुआ है, रेजिडुअल वैल्यू में ब्रिज बना लें, पेज 2 हैंड रिटन नोट्स, रेजिडुअल वैल्यू में ब्रिज बना लें। आई थिंक टाइमलाइन बनाने की बजाय पेपर में आप ऐसे मूव करेंगे। अच्छा, फ्यूचर ईयर की डेप्रिसिएशन निकालनी भी है या नहीं निकालनी? 13, 14, 15 नहीं, बस 12 तक डेप्रिसिएशन निकाल के सवाल को छोड़ देना है। चलें 1 मिनट लगाएं। क्या नोट करेंगे? ये नोट कर लेंगे, चलें ये नोट करना है, ये कर लें, बाकी तो नोट हुआ है। टाइमलाइन बनाने की जरूरत नहीं है, टाइमलाइन को काट के आप ये बना सकते हैं, बाकी सारा नोट हुआ है।
जी कल वाले एमसीक्यूज निकालें। कल वाले नोट्स लेक्चर 8 जी, इसमें आप हजरात ऐसा कीजिएगा कि क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ें। इफ इट इज इम्प्रैक्टिकल टू मेक अ रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन टू अ पीरियड, अगर रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन मुश्किल हो जाए, कल वाले एमसीक्यूज भाई क्या करें? मैंने आपको बताया था अगर रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन मुश्किल हो जाए तो प्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन कर लें, यानी कि मिसाल के तौर पे 2-3 साल 4 साल पिछले का डाटा नहीं मिल रहा, लेकिन हो सकता है पिछले 1-2 साल का मिल रहा हो। पिछले 5 सालों से एक चीज हो रही है, पिछले 2 सालों का डाटा मिल रहा है और मिसाल के तौर पे इंटरेस्ट कैपिटलाइज हो रहा है। तो पिछले 5 सालों से हमने बैंक से लोन लिया हुआ है, लेकिन हमें पता नहीं चल रहा पिछले 3 साल का इंटरेस्ट कितना है। बहुत पिछले 3 साल, अभी वाले 2 साल पिछले का इंटरेस्ट गिवन है। आप बता दें क्या करें? जितना पीछे जा सकते हैं रिट्रोस्पेक्टिव उतना चले जाएं, या फिर खैर है बस प्रोस्पेक्टिव ही कर लें? जितना पीछे जा सकते हैं। ये बात उन नोट्स में लिखी हुई थी, वो जो नोट्स दिए थे वो निकालेंगे, ढूंढेंगे, उसमें टाइम लगेगा। तो ये जितने भी एमसीक्यूज हैं उनके लिए 2 सफ़े के आपको नोट्स बना के दिए थे, वो एक लेक्चर 6 के अंदर गालिबन, तो वो नोट्स जरूर देखिएगा, उनसे इसका जवाब मिल जाएगा। इफ इट इज इम्प्रैक्टिकल टू मेक अ रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन, मेक द चेंज टू करंट पीरियड ओनली, ना ये तो प्रोस्पेक्टिव हो जाएगी। अप्लाई द चेंज टू द अर्लीस्ट पीरियड दैट इज प्रैक्टिकल, हाँ, डू नॉट मेक चेंज एट ऑल, नहीं ये तो कोई होंगी। मेक चेंज इन नेक्स्ट ईयर, ना ये तो बिल्कुल ही होंगी, अगले साल चेंज कर दो, ना, पिछले साल जहां तक डाटा मिलता है वहां तक चेंज करो। पॉइंट 3, द डायरेक्टर्स ऑफ टॉम, MCQ 3, द डायरेक्टर्स ऑफ टॉम आर डिसअपॉइंटेड बाय द ड्राफ्ट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 30 सितंबर 13। वो 30 सितंबर 13 के प्रॉफिट को देख के बड़े गमगीन हो गए हैं। कंपनीज असिस्टेंट अकाउंटेंट जेरी हैज सजेस्टेड, जेरी ने कहा मैं बताता हूं, a major item of plant costing 20 million to purchase and install on यकम अक्टूबर 2010। ये आईकैप के एमसीक्यू बैंक में मसला है, ईयर एंड दिसंबर नहीं होता, लेकिन मैंने आपको बता दिया है आईकैप के जितने पास पेपर हैं वो सारे दिसंबर या जून के ईयर एंड के हैं, तो इसमें परेशानी की बात नहीं होनी। ऑन यकम अक्टूबर 2010 इट इज बीइंग डेप्रिशिएटेड ऑन स्ट्रेट लाइन बेसिस ओवर अ पीरियड ऑफ 5 years। जी भाई, ओरिजिनल कॉस्ट लाइफ on यकम अक्टूबर 15, प्रोडक्शन मैनेजर बिलीव दैट प्लांट वाज लाइकली टू बी लास्ट 8 years इन टोटल। वो कहता है कि जी मेरे ख्याल से तो लाइफ 8 साल है, रुक जाएं। एरर, एस्टिमेट या पॉलिसी? एरर कैसे? ना भाई देखें, डेप्रिसिएशन ऑन यकम अक्टूबर प्रोडक्शन मैनेजर का यकीन है कि प्लांट वाज लाइकली टू बी लास्ट 8 years इन टोटल, ये तो 8 साल चलेगा। शुरू में क्या अंदाजा था कितने साल चलेगा? ये तो देखें, प्लांट में तो लीगल लाइफ नहीं होती ना कि कल वाले से आप कंपेयर करेंगे प्लांट के लिए। प्लांट की लाइफ का तो अंदाजा ही लग सकता है, हमेशा अंदाजा होता है। इज इट नॉट एन एस्टीमेट? शुरू में कंफर्म था 5 साल लाइफ है, शुरू में भी अंदाजा ही लगाया था ना 5 साल उम्र होगी, लेकिन जब चला 7 तो अंदाजा क्या हो गया? वो तो वाजे कल के सवाल में लिखा हुआ था कि क्या है, कल के सवाल के अंदर लिखा हुआ था कि पता चला वो तो खरीदा ही 15 साल के लिए था। भाई प्लांट तो टेंजिबल है, उसमें तो लीगल लाइफ हो ही नहीं सकती। तो प्लांट में जब भी यूजफुल लाइफ बदलेगी तो इसका क्या मतलब होगा? इट इज अ चेंज इन एस्टीमेट। अब ये नीचे वाली 2 लाइनें ना इसने ऐसे ही दी हुई हैं, ये 2 लाइनें पढ़ाने के लिए आपको मैं सवाल करा रहा था। ये नीचे वाली 2 लाइनें इसने ऐसे ही दी हुई हैं, ये किसी काम की नहीं है। रिक्वायरमेंट पढ़ लें, एडजस्टिंग फॉर द, अच्छा नहीं, एडजस्टिंग फॉर द चेंज ऑफ यूजफुल लाइफ करेक्टली, यूजफुल लाइफ को करेक्टली एडजस्ट कर दो। व्हाट विल बी द कैरिंग अमाउंट एट 30 सितंबर 13। तो ये इसने सवाल पूछा कि 30 सितंबर 13 को कैरिंग अमाउंट क्या होगी। देख लें इधर, अगर मैं
आज अभी वाले सवाल में आपसे पूछ लूं व्हाट इज द कैरिंग अमाउंट ऑन 31 दिसंबर 12, तो आप कहेंगे 100 माइनस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वाली फिगर उठाएंगे ना, 100 माइनस 17 माइनस 12, इट इज द कैरिंग अमाउंट। एमसीक्यू में बेहतर था वो पूछ लेता इफेक्ट ऑन डेप्रिसिएशन, तो ये दे देते। वो पूछता डेप्रिसिएशन ऑफ 12, ये दे देते। उसने सवाल क्या पूछा, कैरिंग अमाउंट एट द एंड ऑफ 13, तो फिर क्या करेंगे इन दोनों को और इस तीनों को माइनस करके जवाब आ जाएगा, घर में सॉल्व करेंगे आप। लेकिन ये दो लाइनें आखिर में ऐसी परेशान करने के लिए डाली हैं, वो मैंने पढ़ानी थी। जेरी का ख्याल है कि लाइफ बढ़ गई है, लाइफ बढ़ने की वजह से डेप्रिसिएशन पिछले सालों की बढ़ गई है, प्रीवियस ईयर डेप्रिसिएशन वाज ओवरस्टेटेड एंड डेप्रिसिएशन शुड बी रिवर्स्ड इन करंट ईयर लीडिंग टू इंक्रीज प्रॉफिट। देखें इधर, वॉच हियर, इधर देखना आपने गौर से, व्हाट जेरी इज सेइंग, बिल्कुल हमारे सवाल जैसे है। इस सवाल में 5 से 8 साल हुई है लाइफ, ये जो आपके सामने है, और हमारे वाले सवाल में 5 से 6 साल हुई है, बिल्कुल सेम सवाल है। अब वो क्या बिलीव कर रहा है, जेरी इज बिलीविंग दैट डेप्रिसिएशन इज इंक्रीज्ड इन प्रीवियस ईयर्स, कहते हैं पिछले सालों में डेप्रिसिएशन बढ़ गई है। ही इज सेइंग डेप्रिसिएशन इज इंक्रीज्ड इन प्रीवियस ईयर, वो कहते हैं पिछले, अच्छा डेप्रिसिएशन बढ़ती क्यों है, ये एक बात सोच लीजिएगा, जब भी लाइफ बढ़ेगी तो इन सालों की डेप्रिसिएशन ज्यादा होगी और एस्टीमेट के बाद वाले सालों की डेप्रिसिएशन कम होगी। सोचें, जब भी लाइफ बढ़ेगी तो इधर डेप्रिसिएशन का मेजर चंक आएगा, फिर थोड़ी थोड़ी डेप्रिसिएशन फ्यूचर में जाएगी, लाइफ बढ़ गई तो डेप्रिसिएशन थोड़ी हो जाएगी, और अगर लाइफ कम हो जाए कभी तो इन सालों में डेप्रिसिएशन एक आ रही होगी, लेकिन जब लाइफ कम हो जाएगी यहां से ऑनवर्ड्स, तो लाइफ कम होने की वजह से डेप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए साल कम रह जाएंगे। जब साल कम रह जाएंगे तो डेप्रिशिएट, अगर इस सवाल में डेप्रिसिएशन कम हो जाती, लाइफ कम हो जाती, तो डेप्रिसिएशन हमें बढ़ानी पड़ती, डेप्रिसिएशन हमें बढ़ानी पड़ती। अभी क्या है, लाइफ कितने से कितने साल हो रही है, 5 से 6। जब लाइफ 5 से 6 साल हो रही है तो शुरू वाले सालों में 5 साल की बुनियाद पे कैलकुलेट कर रहे थे, अब लाइफ बढ़ गई है, जब लाइफ बढ़ गई है तो फिर डेप्रिशिएट उसी स्पीड से करते रहे या स्लो स्पीड से करें, स्लो स्पीड से करें। अब हुआ क्या है, इस सवाल में वो जेरी कहता है, भाई इधर देखना, इस सवाल में जेरी कहता है कि लाइफ थी 5 साल, बढ़ के 8 साल हो गई है। जब बढ़ के 8 साल हो गई है तो कहता है पिछले सालों में, अच्छा अब करंट ईयर में क्या होगा ये बता दें। जब लाइफ 5 से 8 साल होगी अब डेप्रिसिएशन कम होना शुरू हो जाएगी, जब डेप्रिसिएशन कम होना शुरू हो जाएगी तो वो सोच रहे पिछले सालों की डेप्रिसिएशन बढ़ चुकी है, तो कह रहे हैं आप ऐसे करो, पिछले सालों की जो डेप्रिसिएशन बढ़ चुकी है ना उसको इस साल में आके सही कर दो, यानी इधर से भी 5 माइनस करो 12 पे आ जाए, इधर से भी 5 माइनस करो 12 पे आ जाए, ये जो 10 रुपए है ना ये डेप्रिसिएशन रिवर्स करो, और डेप्रिसिएशन रिवर्स करो इस साल आके, अजीब बोंगी अकाउंटिंग, 5 की डेप्रिसिएशन इधर भी ज्यादा है, 5 की डेप्रिसिएशन इधर भी ज्यादा है, तो 5 5 10 हो गया, और 10 की डेप्रिसिएशन रिवर्स करो, डेप्रिसिएशन रिवर्स करने से प्रॉफिट, वो 10 की डेप्रिसिएशन इसी साल रिवर्स कर दो, 10 की डेप्रिसिएशन रिवर्स करने से प्रॉफिट बढ़ जाएंगे। कहते हैं मेरे ख्याल से ऐसा कर लो अगर तुम लोग परेशान हो, प्रॉफिट गलत आ रहे हैं, बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं, गलत अकाउंटिंग समझाने में भी टाइम लगता है, हमें तो सही भी समझ आने में टाइम लगता है, तो ये तो गलत बातें कर रहे हैं। पढ़ें, अजीब सी लाइन लिखी है, ऐसी आई गया परेशान, हालांकि रिक्वायरमेंट कुछ और है। जेरी का ख्याल है कि लाइफ बढ़ गई है तो पिछले सालों की डेप्रिसिएशन भी बढ़ गई है। देखें इधर, लाइफ बढ़ गई है तो अब तो डेप्रिसिएशन कम होगी, लेकिन पिछलों की तो बढ़ गई ना, तो कहते हैं पिछले सालों की डेप्रिसिएशन बढ़ गई है एंड डेप्रिसिएशन शुड बी रिवर्स्ड, और पिछले सालों की डेप्रिसिएशन रिवर्स करो। ओ भाई ये चेंज इन एस्टीमेट फिर कैसे रहेगा, एंड शुड बी रिवर्स्ड, और इनको रिवर्स करो, कर सकते हैं रिवर्स चेंज इन एस्टीमेट में, एंड शुड बी रिवर्स्ड इन करंट ईयर, ऊपर से वो भी करंट ईयर में करो। ये पता नहीं कौन सी अकाउंटिंग है, हमने एक अकाउंटिंग पढ़ी थी उसमें रिट्रोस्पेक्टिव पिछले सालों में एडजस्ट करते थे, वो कहते हैं इस साल में से एडजस्ट करो, लीडिंग टू इंक्रीज प्रॉफिट, कहते हैं फिर माशाल्लाह प्रॉफिट बड़े अच्छे हो जाएंगे, फिर परेशान ना होना। जी हजरात बताएं, क्या पिछले सालों की डेप्रिसिएशन इस साल में सही कर सकते हैं चेंज इन एस्टीमेट अगर साबित हो जाए? नहीं, तो ये अजीब सी बात कर रहे हैं। बहरहाल सवाल की रिक्वायरमेंट ही कुछ और थी। ओके,
ये 4 आपने खुद कर लेना है, सिंपल सा सवाल है। 3 4 5 टिक कर लिया आपने। ओके 6 आपने मुझे बताना है कि 4 खुद कर लेना है। 6 आपने मुझे बताना है किस सवाल जैसे है, ये घर से आज करके लाना है। 6 आपने मुझे बताना है किस सवाल जैसे। ओके 7 6 जैसा सवाल कराया हुआ है, आप लोग कर लेंगे। अच्छा जी 7 ये इस अटेम्प्ट में सवाल आया। डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट ऑफ IS 8 इन रिस्पेक्ट ऑफ चेंज इन पॉलिसी आर एप्लीकेबल। मैंने कहा था नॉट से नहीं पढ़ना, नॉट से नहीं पढ़ना, कैसे पढ़ना है, नॉट हटा के पढ़ना है। डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट ऑफ IS 8 इन रिस्पेक्ट ऑफ चेंज इन पॉलिसी आर एप्लीकेबल। IS 8 कहता है कि डिस्क्लोज करो चीजों को एज अ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। तो भाई जो चीज चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी होगी उसे ही चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी के तौर पर डिस्क्लोज करेंगे ना। तो अब नीचे से चेंज इन पॉलिसी ढूंढ लेते हैं। जो चीज चेंज इन पॉलिसी होगी उसी का नोट चेंज इन पॉलिसी का बनेगा ना। पूछ क्या रहा है, कहते हैं किन चीजों का चेंज इन पॉलिसी का नोट बनना है। नोट तो मैं एज्यूम कर रहा हूं नहीं है सवाल में। पूछ क्या रहा है बताएं, किन चीजों का IS 8 की रोशनी में चेंज इन पॉलिसी का नोट बनना है, यही सवाल नहीं है। नोट को मैं इग्नोर कर रहा हूं। डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट किन चीजों का नोट बनना है IS 8 की रोशनी में अगर पॉलिसी बदल रही है। चलें जी, तो फिर हम ढूंढना क्या जा रहे हैं नीचे, चेंज इन पॉलिसीज ढूंढने जा रहे हैं। ढूंढने क्या जा रहे हैं नीचे, चेंज इन पॉलिसीज, और जो जो हुई उनको टेक कर लेंगे। चेंज इन मेथड ऑफ इन्वेंट्री फ्रॉम FIFO टू वेटेड एवरेज, इज इट अ चेंज इन पॉलिसी। इसका चेंज इन पॉलिसी का नोट बनेगा। हल्का सा टिक लगा दें क्योंकि आपको पता है हम गलत वाले टिक लगा रहे हैं। इसका चेंज इन पॉलिसी का नोट बनेगा। अच्छा रिवैल्यूएशन मॉडल फॉलो कर रहे हैं पहली दफा, पहले कॉस्ट मॉडल फॉलो कर रहे थे, इसका भी पॉलिसी का नोट बनेगा। चेंज इन पॉलिसी इन प्रीवियस ईयर्स वी वर डूइंग दिस, नाउ वी हैव फॉलोड ये। द इफेक्ट ऑन रेलेवेंट लाइन आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन प्रीवियस ईयर्स इज एज फॉलोज, और पिछले सालों का डाटा देके ये सारा नोट बनेगा इसका। आपको बताया था कि ये जो चेंज है कॉस्ट से रिवैल्यूएशन मॉडल की तरफ, ये चेंज इन पॉलिसी तो है बट इट इज नॉट ट्रीटेड अंडर IS 8। ये बताया था। इस बात का मतलब क्या था, इट इज नॉट ट्रीटेड अंडर IS 8, इसका मतलब है ना इसका डिस्क्लोजर है ना इसकी रिट्रोस्पेक्टिव रीस्टेटमेंट है। बल्कि अगर एसेट्स रिवैल्यू हो जाए तो इस साल से रिवैल्यू करते हैं या पुराने सालों की भी रिवैल्यूएशन डिटेल्स निकाल के पुराने सालों में भी रिवैल्यू करते हैं। तो बता दें क्या इज इट अ चेंज इन पॉलिसी। दूसरा सवाल, क्या इसकी रिट्रोस्पेक्टिव रीस्टेटमेंट और डिस्क्लोजर इन द लाइट ऑफ IS 8 आर रिक्वायर्ड। नहीं, इसका नोट तो नहीं बनता और कभी बनाया भी नहीं हमने क्लास के अंदर इसका नोट। तो बता दें इधर चाहिए, नो। आगे चेंज इन रेवेन्यू रिकॉग्निशन पॉलिसी। रेवेन्यू रिकॉग्निशन पॉलिसी में हमारी चेंज आ गई, पॉलिसी में चेंज आ गई। मिसाल के तौर पे पहले हम चीजें जो है वो रिकॉर्ड करते थे किसी और बुनियाद पे, अब सेल किसी और बुनियाद पे रिकॉर्ड करने लग गए हैं। जी हजरात, ये चेंज इन पॉलिसी है। जी बिल्कुल, सवाल वाजे बोल रहे, चेंज इन पॉलिसी, बीच में नाम लिख दिया। किसी भी चेंज, किसी भी पॉलिसी की चेंज अगर वो करें तो उसका नोट कैसे बनेगा, IS 8 की रोशनी में। इसको भी क्या कर लिया, टिक कर लिया। अब चौथी ऑप्शन नहीं पढ़नी, वो कंफ्यूजिंग है। चौथी ऑप्शन नहीं पढ़नी। जी पीछे क्या रह गया, बी। असल में आप किसको टिक करना है, अगर आपने बी को टिक कर दिया तो अब आप नन ऑफ द अबव टिक नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि बी इज द सॉल्यूशन। और अगर ABC तीनों टिक ना होते फिर आप किसको टिक करते। तो ये नन ऑफ द अबव थोड़ा सा जरा इंपॉर्टेंट होता है, इसको गौर से लेके चलना है। नन ऑफ द अबव को कब टिक करते, जब ABC तीनों मिस हो जाते। लेकिन हमारा तो बी टिक हो गया, अगर बी टिक हो गया तो नन ऑफ द अबव पे टिक कर सकते हैं। अच्छा जी, किस तरीके से हम चले हैं, पहले हमने सवाल में से किसको इग्नोर कर दिया, नॉट को। नॉट को इग्नोर करके हमने चेंज इन पॉलिसी पकड़ ली, लेकिन चेंज इन पॉलिसी तीनों थी, लेकिन सवाल था डिस्क्लोज किससे करना है। तो डिस्क्लोज में कौन सी बची, दो बची, FIFO से और रेवेन्यू रिकॉग्निशन पॉलिसी, ये दो बची। इन दोनों को क्या कर दिया, टिक कर दिया। असल में ये गलत टिक थे, अब कौन सा टिक लगाया, बी। अब अगर बी टिक हो गया तो नन ऑफ द अबव टिक हो सकते हैं। ओके
जी अब आपने ये सारे करके आने हैं, तो कल इसको डिस्कस करेंगे अगर कोई इशू हुआ तो। निकालें जी, होमवर्क दिया था पास पेपर का क्वेश्चन नंबर 7, कितने लोगों ने किया था? बांटे सफे। बहुत आसान सवाल था अगर पकड़ा जाता तो, अगर पकड़ा ना जाता तो फिर बहुत ही मुश्किल था। जी पेज नंबर 5-7। भाई वो सवाल कॉपी करा लाया करो मेरे लिए रोजाना। क्वेश्चन नंबर 7, आपके पास अभी जो नोट्स बांटे गए हैं उन्हें साइड पे रख दें, बस क्वेश्चन नंबर 7 देखें। आजो भाई आगे आजो। ओके नोट्स ना मिले हाथ खड़ा कर दें, अगली रो में दे दें। क्वेश्चन नंबर 7, पिछले सफ़े पे आए, अगले सफ़े पे। रिक्वायर्ड, मोबाइल यूज ना करें ना, किताब की तरफ देखें। रिक्वायर्ड, प्रिपेयर अ करेक्शन ऑफ एरर नोट टू बी इंक्लूडेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द ईयर एंडेड 30/16। इग्नोर अर्निंग पर शेयर, ये तो वैसे ही इग्नोर करनी है क्योंकि अब तो आपके सिलेबस में ही नहीं रही। इग्नोर टैक्स, प्रिपेयर स्टेटमेंट इन इक्विटी फॉर द ईयर एंडेड 30/6/2016। ओके तो जब हम वर्किंग करते हैं वो कई सालों की हो सकती है, लेकिन आपने असल में सवाल होमवर्क में किया हुआ है, इसलिए यू नो कि सिर्फ पिछले साल की ही करने की जरूरत है और ज्यादा पीछे जाने की जरूरत नहीं। ओके चांद पेंट्स लिमिटेड इज एंगेज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ केमिकल एंड पेंट्स इन अप्रैल 16 हेयर इन अप्रैल 16। एक चीज बता दें भाई, बातें ना कर, दूसरी दफा मैं बता रहा हूं। इन अप्रैल 16 के अंदर, अच्छा एक चीज बता दें, अप्रैल 16 में 30/15 के साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट पब्लिश होकर डिस्पैच हो चुकी होंगी। जी बिल्कुल, जून ईयर एंड है, थोड़ा ध्यान से रहिएगा, जून ईयर एंड है, तो अगला साल खत्म होने में 2 महीने रह गए हैं, मई जून। तो वो तो हम यहां अगस्त सितंबर के अंदर ही हमने पिछले साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिस्पैच कर दी होंगी। अब आप बताएं, अगर यहां खड़े होके मुझे इस साल की गलती पता चले तो इज इट अ प्रायर ईयर एरर जिस पे आईएस सेट लगेगा? यस। क्यों परेशान क्यों हो रहे हैं, बोले सही यस और नो, बी कॉन्फिडेंट। यहां खड़े होके पिछले साल की गलती पता चले, इज इट अ प्रायर ईयर एरर और करंट ईयर एरर? प्रायर ईयर एरर। ठीक है, पढ़ें। Chand Paints Limited is engaged in the manufacturing of chemical and plants. In April 16, it was discovered that, अच्छा मैंने आपको कहा था सवालों में हम यहां खड़े होते हैं, सवालों में हम यहां खड़े होते हैं, इधर भी यहीं खड़े हैं, लेकिन बता रहा है कि पता एक चीज इधर चल गई थी, तो ठीक है कोई मसला नहीं। खैर, Chand Paints Limited is engaged in the manufacturing of chemical and in April 16 it was discovered, अप्रैल 16 में ये पता चला that certain errors has been made in the financial statement for the year ended 30 June. Certain errors has been made in the financial statements for the year ended 30 June 15। बताएं, is it a change in estimate or is it a error, prior year error? Error को prior year कहते हैं असल में।
Is it a prior year error or is it a change in policy? Error. The error were corrected in 16 और error को 16 में correct भी कर दिया गया. The details are as follows. Details ये हैं. ये जो error was corrected in 16 ना, इसको जरा आप जो है वो थोड़ा होल्ड पे डाल दें. ये फिर मैं समझाता हूं क्या लिखा हुआ है. The details are as follows. Details उसकी ये हैं. 16 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का एक कॉलम है, 15 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के दो कॉलम है. अब जब 15 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट के दो कॉलम है तो हमने ओरिजिनल रॉन्ग को अलग अलग करना है. भाई अगली दफा ये सवाल ना किताब में अगले सफे पे हो, फॉर्मेटिंग और ईवीएस की नोट की. अच्छा, 15 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर जो है वो क्या मसला है. 15 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट दो कॉलम्स में नजर आ रही हैं और 16 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक कॉलम में नजर आ रही हैं. इसका मतलब है 16 में तो कोई गलती हम पकड़ नहीं सकते क्योंकि 16 में एक ही फिगर गिवन है. और 16 के साथ ड्राफ्ट क्यों लिखा हुआ है ये मैं आपको कई दफा बता चुका हूं. 16 के साथ ड्राफ्ट इसलिए लिखा है कि हम यहां पे खड़े होकर सवाल कर रहे होते हैं. अभी 16 के अकाउंट्स लोगों के घरों में नहीं गए होते. अच्छा, 15 में ओरिजिनल फिगर बता दें और रॉन्ग फिगर बता दें. दो कॉलम आ रहे हैं, एक है आफ्टर करेक्शन ऑफ एरर, एक है ऑडिटेड. बता दें रॉन्ग कौन सा है और अब ओरिजिनल कौन सा है, यानी सही वाली फिगर्स कौन सी है और गलत वाली फिगर्स कौन सी. एक्सेलेंट. ऑडिटेड फिगर्स भी गलत होती हैं. 2-3 दफा आपसे क्लास में बात की है, ऑडिटेड फिगर्स भी गलत होती हैं. 15 के साथ ऑडिटेड क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि यहां ऑडिटर ऑडिट करके चले गए होंगे. आफ्टर करेक्शन ऑफ एरर का क्या मतलब है, ऑडिटर के जाने के बाद भी कोई गलती पकड़ी जा सकती है. ऑडिटर खुदाई का दावा तो नहीं करके गए थे, सब सही करके गए हम. तो बता दें कितने लोगों को पता चल गया था ये दरमियान वाली फिगर सही है. हाथ खड़ा करें. गुड. ओके, तो अब एरो खींच लें ताकि बड़ी आसानी हो. एरो क्या मतलब, यहां से यहां, ताकि पता चले ये आपकी फिगर रॉन्ग है. डब्ल्यू भी लिख लें ऊपर और ये ओरिजिनल है. पहली दफा सवाल पढ़ते हुए फिगर्स नहीं पढ़ते. सेल्स टैक्स, कमीशंस एंड डिस्काउंट्स, ये एक्सपेंस होंगे इनकम होंगे. एक्सपेंस. वैसे सवाल बनाने वाले ने बड़ा अच्छा किया, एक्सपेंसेस के साथ नेगेटिव साइन यूज किया है और इनकम्स के साथ पॉजिटिव साइन यूज किया है. अच्छा, ये देखने वाली आंख होनी चाहिए. वापस आ जाएं. सेल्स टैक्स, कमीशंस एंड डिस्काउंट्स, इनमें चेंज आ रही है. कॉस्ट ऑफ सेल में चेंज आ रही है. सेलिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस का फेस पकड़ा सारा. कॉस्ट ऑफ सेल में चेंज आ रही है, सेलिंग एंड एडमिन में चेंज आ रही है. अदर ऑपरेटिंग चार्जेस, जिसको हमने अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कहा था, डोनेशंस वगैरह जहां पे डाली थी हमने, WPPF, WWF, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट. अदर ऑपरेटिंग इनकम आ रही है और प्रॉफिट फॉर द ईयर आ रहा है. अजीब बंदा है, प्रॉफिट फॉर द ईयर गलत और सही खुद ही दे दिया. अजीब सवाल है, गलत और सही प्रॉफिट खुद ही दे दिया. सही वाला प्रॉफिट भी दे दिया इसने हमें. ओके. स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, डेटर में चेंज आई है और क्रेडिटर में चेंज आई है. अच्छा जी, सवाल की रिक्वायरमेंट क्या है, 30 जून 16. अच्छा, 30 जून 16 में हम स्टेटमेंट चेंज इक्विटी कहां से शुरू करते हैं, प्रायर ईयर के ओपनिंग से. बोले कल बताया था, मतलब प्रीवियस ईयर का ओपनिंग. करंट ईयर के ओपनिंग से नहीं शुरू करते. स्टेटमेंट चेंज इक्विटी कितने साल की बनानी होती है, प्रायर ईयर का ओपनिंग. जरा मतलब 30 जून 16 का सवाल अगर स्टेटमेंट चेंज इक्विटी, मैंने तो आपको आदत डाली भी नीचे से शुरू करने की. अगर ऊपर से शुरू करें तो पहली डेट क्या होनी चाहिए, 2 साल पुरानी. इससे प्रायर ईयर ओपनिंग हो जाएगा. 30 जून 16 के रिवर्सल मारें, 30 जून 15, 30 जून 14, यही 3 डेट्स लिखते थे. 30 जून 14 का मतलब 1 7 14. ओ, 1 7 14 के बैलेंसेस दिए हुए हैं. शेयर कैपिटल का भी 1 7 14 को अंडरलाइन करें. शेयर कैपिटल का भी 1 7 14 का बैलेंस दिया हुआ है और रिटेन्ड अर्निंग का भी 1 7 14 का बैलेंस दिया हुआ है. मसला ही नहीं रहा, मसला ही नहीं रहा. परेशान होने, वो जो फिगर रिक्वायर्ड थी वो गिवन है. नेक्स्ट, डिविडेंड्स की बारिश है. ये मैंने आपको करवानी नहीं, ये आप खुद ही करेंगे. नंबरिंग वगैरह दे देंगे और नंबरिंग देके इसको खुद ही पोस्ट करेंगे आप, क्योंकि आपको होमवर्क में संडे को पास्ट पेपर का क्वेश्चन 5 भी दिया था, उसमें भी डिविडेंड्स की बारिश की प्रैक्टिस हो गई थी. हाथ खड़ा करें. ओके, तो ये डिविडेंड्स की बारिश है, तो इसको आप खुद ही डील कर लेंगे. सुप्रीम वाले सवाल में हमने की थी. अच्छा जी, नाउ माय क्वेश्चन इज कि जहन में एक सवाल आया होगा आपने, और आपने वो नहीं किया होगा घर में काम, कि हम पहले एंट्री करते थे. चलो एंट्री कर लेते हैं. पहली फिगर से पकड़ें, शुरू करें. पहली फिगर पकड़ें जी. भाई बढ़ रही है कम हो रही है, सेल्स टैक्स कमीशन वगैरह बढ़ रहे हैं. पिछले सफे पे आ गए हैं, पहली फिगर पकड़ ली.
जी सेल्स टैक्स कमीशन वगैरह बढ़ रहे हैं, तो डेबिट करूं क्रेडिट? डेबिट। सेल्स टैक्स ये नोट नहीं करनी प्लीज, कमीशन अभी मैं बताता हूं क्या करना है इसका जी। कमीशन और डिस्काउंट्स जी कितने से बढ़े? कैलकुलेटर हाथ में पकड़ें। 330 जी। आगे चलें, क्या चीज हो रही है? बढ़ रही है कम हो रही है? कम हो रही है जी। बोलें कितना जी? आगे बोलें जी। बोलें बढ़ रहे हैं, डेबिट कर दूं जी। सेलिंग एक्सपेंसेस 194 जी। आगे बोलें एडमिन एक्सपेंसेस। देखें 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 बढ़ रहे हैं कम हो रहे हैं? कैलकुलेटर तो नहीं पकड़ा हुआ ना? पकड़ लें, कैलकुलेटर पकड़ लें, कैलकुलेटर पकड़ लें। इंटरेस्ट लें भाई प्लीज, खुदा के लिए F2 को सीरियस ले लें। मैं तो यही कह सकता हूं, और क्या कह सकता हूं जी। बोलें बढ़ रहे हैं कितने से? एडमिन जी कितने से? 105। आगे बढ़े। अदर चार्जेस बढ़ रहे हैं कितने से? ये मुझे नहीं पता, ये इस रॉन्ग, ये रेक्टिफाइंग जो एंट्री मैं कर रहा हूं इसकी नेचर क्या है, और पता नहीं ऑर्गेनाइजेशन से ब्लंडर क्या ब्लंडर क्या हुआ है। मुझे तो लगता है कोई अकाउंटेंट है उसको गुस्सा चढ़ गया होगा, उसकी ऑर्गेनाइजेशन से लड़ाई होगी तो जाते जाते ट्रायल को इन रखा उसने, लेकिन हर फिगर में थोड़ा थोड़ा ऐसा ब्लंडर मार के चला गया कि बाद में उसके जाने के बाद पता चला वो जाते हुए हैंड करा गया। कुछ लोग कैश मिस अप्रोप्रिएट करके जाते थे FR1 की क्लास में सिंगल एंट्री में, तो ये सारे अकाउंटिंग को हिला के चला गया। हर अकाउंट के अंदर थोड़ा थोड़ा प्लस माइनस करके मैं नस रहा हूं, चलो जी भागो। मेरे ख्याल से ये हुआ इस कंपनी के साथ, और तो मुझे कोई रीजन समझ नहीं आ रही। चले आगे चले जी। बोले बोले इस तरह की एक और गलती दे सकते हैं आपको पेपर में कि पिछले साल की डेप्रिसिएशन मिस हो गई है। अब अगर पिछले साल की डेप्रिसिएशन मिस हो गई है तो फिर कॉस्ट ऑफ सेल भी गलत है, फिर एडमिन भी गलत है, फिर सेलिंग भी गलत है, और फिर एसेट की बुक वैल्यूज भी गलत है। इस तरह की दे सकते हैं, लेकिन ये पता नहीं अजीब है, इसमें सब कुछ ही हिल गया है। आगे बोले इनकम बढ़ानी है कम करनी है? कम करनी है। इनकम कम जी, कम करनी है कितने से? 80। कितने लोगों का जहन गया था कि इसकी एंट्री हो सकती है घर में? 7 दिया था। कितने लोगों के जहन में आया था कि अच्छा जी 8 कर लिया तू? 8 हाँ 8 केड़ा है? ओहो 8 नहीं हो सकता था क्योंकि उसमें प्रोविजन फॉर डीकमिशनिंग है, वो भी नहीं समझाई हुई। अच्छा जी आगे चलें, आगे बोलें क्या करना है? डेटर क्रेडिटर को क्या करना है? बढ़ाना है कम करना है? डेटर को बताएं। कैलकुलेटर पकड़ लें, कुछ नहीं तो डिफरेंस लें। ट्रेड एंड अदर रिसीवेबल्स जी। आगे चलें। ट्रेड एंड अदर पेबल बढ़ाने हैं, बढ़ाने के लिए कौन सी साइड? 224। इट इज रेक्टिफाइंग एंट्री। रेक्टिफाइंग मैं ऐसे क्यों कह रहा हूं? क्योंकि सवाल में मैंने ऑडिटेड और आफ्टर करेक्शन वाली का डिफरेंस लिया, तो दोनों का डिफरेंस लेंगे तो ये कौन सी, मैं करके चेक की थी, टैली है सब कुछ कर गया। अच्छा जी, तो डेबिट क्रेडिट इसका टैली कर गया, ये सारी गलती। प्रॉफिट फॉर द ईयर को नहीं पकड़ना भाई। प्रॉफिट फॉर द ईयर को आपने इसलिए नहीं पकड़ना कि प्रॉफिट फॉर द ईयर तो इन्हीं सब का नेट होगा, इन्हीं सब का नेट होगा। अब मेरा ये सवाल है, ये एंट्री होती है सवाल को उठाने के लिए, लेकिन अगर पेपर में कह दे जर्नल एंट्रीज करो तो फिर ये एंट्री नहीं बनेगी। वैसे ही पेपर में कह दे जर्नल एंट्रीज करो, तो अगर पेपर में जर्नल एंट्रीज मांगे तो मुझे बताएं, हम वहां खड़े होके 16 के एक्सपेंसेस और इनकम्स को तो एज इट इज छेड़ सकते हैं, लेकिन इनको क्या करना है? पिक स्किप अप्रोच लगानी है। वो क्या थी? पिक एसेट्स एंड इग्नोर इनकम एंड एक्सपेंसेस। अगर पेपर में जर्नल एंट्री मांग लेता तो क्या करते? बोले 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 पिक एसेट्स
प्रैक्टिस के क्वेश्चन 1 में भी कराया था ये, पिक एसेट्स एंड लायबिलिटीज। वो सवाल किसी दिन टाइम मिला दोबारा करेंगे। ट्रेड एंड अदर पेबल्स जी। 636 क्लियर? ओके, अब आप मुझे ये बता दें कि सवाल की रिक्वायरमेंट्स की तरफ मूव करते हैं। सवाल की रिक्वायरमेंट क्या चाह रही है, सवाल की रिक्वायरमेंट की क्या है। अच्छा, ये आज वाले सफ़े जो बांटे हैं वो निकाल लें। आज वाले सफ़ों में दूसरा सफ़ा देखें, हैंड रिटन पेज बांटा है साथ। इधर नहीं मिले भाई, सेकंड रो में, और ड्राइवर को भी नहीं मिले। जी हैंड रिटन नोट्स खोलें, अगला सफा पेज 6। इसको भाई ऊपर कर सकते हैं, ऑफ है ऑन है? अच्छा जी, ये जनरल एंट्री हुई भी है, ये जनरल एंट्री हुई भी है। अच्छा, इसके बाद नोट, नो एरर इन करंट ईयर, वो बंदा बना ले। यहां पे हम यहां खड़े होते हैं, हम यहां खड़े होकर सवाल सॉल्व कर रहे होते हैं। ओके, नोट नोट देखें, इफ जनरल एंट्री इज रिक्वायर्ड इन क्वेश्चन यू विल डू इन दिस वे। आप फिर इस तरीके से जनरल एंट्री करेंगे। क्लियर हो गया? तो ये सारा जो मैंने इधर किया था व्हाइट बोर्ड पे हुआ है। अगर पेपर में जर्नल एंट्रीज मांगे तो बता दें क्या ये जर्नल एंट्रीज एक्सेप्टेबल हैं? ये जर्नल एंट्रीज एक्सेप्टेबल नहीं है। ओके, भाई सबसे पहले उसने एरर करेक्शन नोट मांगा है, वो नोट मैं नहीं बना रहा। उस नोट में आप जो है वो इंग्लिश लिखेंगे, एरर करेक्शन नोट बन नहीं जाना है, मुझे लगता है बनाता है एरर करेक्शन नोट। इसमें आप पहले इंग्लिश लिखेंगे, इंग्लिश लिखने के बाद कल की क्लास ली थी। अच्छा, हमारा साल कौन से? 16। हमारा साल कौन से? 16। 16 का नोट बनाने के लिए अगर चेंज इन पॉलिसी हो तो फिर बैलेंस शीट आइटम्स अफेक्टिंग, बोले चलें, ये भी आपका इम्तिहान ले लें। आइटम्स अफेक्टिंग एसओसीआई, वो एसओसीआई के आइटम्स इतने ज्यादा हैं, और आइटम्स अफेक्टिंग एसओएफपी। ठीक है, आइटम्स अफेक्टिंग एसओसीआई अगर चेंज इन पॉलिसी का नोट हो। ये साल कौन सा है हमारा? 16। तो प्रॉफिट एंड लॉस के लिए 16 और 15, और बैलेंस शीट के लिए जी। इस बात से कितने लोगों को फायदा हो गया? जरा याद आ गई बात। अच्छा, बात रिपीट होती रहनी चाहिए, एक दफा बच्चे को बता दी काफी नहीं है, जितनी दफा रिपीट होगी उतनी दफा। अच्छा जी, प्रॉफिट एंड लॉस 16 और 15 का बनते हैं, और बैलेंस शीट का नोट 16, 15 और, लेकिन अगर एरर करेक्शन का नोट बनाना हो तो प्रॉफिट एंड लॉस के लिए 15 का, और बैलेंस शीट के लिए 15, 14 का। 14 में कोई गलती नहीं, 14 में कोई गलती नहीं, तो मिटा दें या नो एरर लिख लेते हैं, जो भी करना है। इसमें कोई एरर ही नहीं, अपने समझने के लिए। पेपर में तो बनाने की जरूरत नहीं, लेकिन पता होना चाहिए कि बनना था, मैंने नहीं बनाया। भाईजान एनी नींद, एनी नींद, पूरे गारंटोन की नींद आपके पास अल्लाह ने भेज दी। ओके, अच्छा जी, आइटम्स अफेक्टिंग एसओसीआई, डिस्काउंट वगैरह को इंक्रीज कर दें, सेलिंग एक्सपेंसेस को इंक्रीज कर दें, एडमिन को इंक्रीज कर दें, इनकम को, इधर डेबिट क्रेडिट नहीं होता, कॉस्ट ऑफ सेल को डिक्रीज कर दें, जिसको डिक्रीज कर दें। बस एक स्टैंडर्ड का फरमाइशी प्रोग्राम है। प्रॉफिट,
प्रॉफिट। ठीक है, इधर आए बैलेंस शीट में, बोले ट्रेड एंड अदर रिसीवेबल क्रेडिट हो रहे हैं, इनको डिक्रीज कर दें। अब ये एंट्री जरूरी थी सवाल को खड़ा करने के लिए, सवाल की बेस बनाने के लिए। वैसे डायरेक्ट भी देख के हो गया होगा घर में, डिक्रीज। और दूसरा इंक्रीज इन ट्रेड एंड अदर पेबल्स। ओके, उसके बाद यू विल राइट डाउन ऑल द अमाउंट्स जी। 330 48 जी 2 to 4। ओके, वॉच हियर रिटेन्ड अर्निंग। रिटेन्ड अर्निंग ये भी फरमाइशी प्रोग्राम है स्टैंडर्ड का, इसके लिए आपको एक तरीका बताया था, एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। व्हाट इज दिस? ये क्या हो रहा है? व्हाट इज दिस? टैक्स रेट नहीं है सवाल में। व्हाट इज दिस? लायबिलिटी। लायबिलिटी क्या हो रही है? माइनस रिटेन्ड अर्निंग को कम कर दो, कितने से? 636। रिटेन्ड अर्निंग को 636 से कम कर दो। बड़ा इजी था सवाल, पकड़ने की जरूरत थी, पकड़ा जाता तो बड़ा आसानी से हो जाना था। ओके, प्रॉफिट, प्रॉफिट पे इफेक्ट जी। एक्सपेंस बढ़ने से प्रॉफिट, ये क्या था ऐसी? सेलिंग एक्सपेंस। एक्सपेंस बढ़ने से प्रॉफिट, एक्सपेंस बढ़ने से प्रॉफिट। इनकम कम होने से प्रॉफिट, इनकम पहली दफा, जबरदस्त, ऑसम। इनकम कम होने से प्रॉफिट, एक्सपेंसेस कम होने से प्रॉफिट बढ़ जाता है जी। बोले 630। इट इज एरर करेक्शन नोट, ये एरर करेक्शन नोट है। तो जनरल एंट्री अगर हमारी मजबूत है तो सारी चीजें मजबूत है, जनरल एंट्री कमजोर है सारी चीजें कमजोर है। जनरल एंट्री को दूध पिलाया करें, बादाम खिलाया करें, बादाम और शहद मिक्स करके खाया करें आप हजरात भी, ज्यादा दिमाग इस्तेमाल होता है ना, उसके लिए है ये। ओके, आइटम्स अफेक्टिंग एसओसीआई, आइटम्स अफेक्टिंग एसओएफपी। इट इज नोट। व्हाट वी आर सपोज टू डू, हमें क्या बनानी है? स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। सॉल्यूशन में सारा इसी पैटर्न पे बना होगा, बस रिटेन्ड अर्निंग ऐसे नहीं निकली होंगी। रिटेन्ड अर्निंग ना सॉल्यूशन में जाएं प्लस माइनस करके शायद कुछ निकली हो, लेकिन रिटेन्ड अर्निंग ऐसे निकले ज्यादा बेहतर है। किताब के सॉल्यूशन पे जाएं और ये सारा अमेंड कर दीजिए सारे सवालों में। अच्छा, पेज नंबर अच्छा, डायरेक्ट लिखा हुआ है 636, डिक्रीज इन रिटेन्ड अर्निंग। पेज 567 लिखा हुआ है 636, तो वहां जाके लिख लें एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। बंद कर दें इसी। ओके, और कुछ था नहीं था इस सवाल ने, एक बेसिक अप्रोच रिवाइज करा दी कि एंट्री इसी साल को खोल के करते हैं, लेकिन पेपर में अगर एंट्री मांगी हो तो वो ये एंट्री नहीं है, वो एंट्री किस में जाएगी? रिटेन्ड अर्निंग में। ओके, इसके बाद क्या मांगी है भाई? स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। ये मैं बना नहीं रहा, सिर्फ इसमें एक चीज आपको शो करनी है। स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी किस साल की बनानी है? 30 जून 2016 की। तो पैट किस साल का आएगा? 15 का यहां पे, और यहां पे, यहां क्लोजिंग 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 उसी तरह। क्लियर? डिविडेंड्स वगैरह। अच्छा जी, 15 का
गलत प्रॉफिट बताएं। 16 में तो कोई गलती नहीं, 16 का प्रॉफिट बता दें मुझे, 16 का प्रॉफिट 4089। 15 का गलत प्रॉफिट बताएं। 4359। 4359, ये 15 का क्या है, गलत प्रॉफिट है। अब एंट्री को देखें, यही करते थे ना। अच्छा, वो ऐसे परेशान ना हुआ करें, आपको याद है, और एक एक यहां पे फिगर आती थी। 3 फिगर्स हमेशा सवाल में गिवन होती हैं, क्या, पिछले साल की ओपनिंग रिटेन्ड अर्निंग, हमारे साल की नहीं, पिछले साल की ओपनिंग नहीं गिवन होती थी तो हम टी अकाउंट बना के निकाली भी थी 1-2 दफा। पिछले साल की ओपनिंग रिटेन्ड अर्निंग सवाल में गिवन होती है, इस साल का गलत प्रॉफिट गिवन होता है, और पिछले साल का। ये 3 फिगर्स, ये फिगर भी गिवन है सवाल में, ये 3 फिगर सवाल का स्टार्टिंग पॉइंट होती हैं। फिर इन 3 फिगर्स को देके कैसे चलना होता है, इसमें 16 की गलतियां सही करनी होती हैं, हर सवाल आपको प्रैक्टिस के 1 की तरह लगेगा। इसमें 15 की गलतियां सही करनी होती हैं, और इसमें पिछले सारे सालों की गलतियां सही करनी होती हैं। ओके, अच्छा जी, आप बता दें 15 की गलतियां इसमें सही करनी है। एक्सपेंस और छोड़े पर डेबिट सारे माइनस कर दें, अब सोचने का टाइम नहीं, डेबिट सारे माइनस कर दें और क्रेडिट सारे ऐड कर दें। सारे नहीं, और डेटर क्रेडिटर भी पड़े हुए हैं। सही, एक्सपेंसेस बढ़ने से प्रॉफिट, इनकम कम होने से प्रॉफिट, एक्सपेंसेस कम होने से प्रॉफिट बढ़ जाता है। पैट बता दें 15 का सही, 3723। बहरहाल भाई, इसकी जरूरत नहीं थी क्योंकि ये सवाल में गिवन है। जाएं 3723 देखें, 3723 गिवन है, और 3723 के टॉप पे हेडिंग देखें क्या है। 37232 के टॉप पे हेडिंग देखें क्या है, आफ्टर करेक्शन ऑफ एरर। ठीक है, आफ्टर करेक्शन ऑफ एरर। मैंने ऐसे ही ये हैंड रिटन नोट्स में भी एंड पे शो किया हुआ है। दोबारा क्या लिखा हुआ है हैंड रिटन नोट्स में, देखें क्या लिखा हुआ है, कैलकुलेशन ऑफ, सबसे एंड पे आए, हैंड रिटन नोट्स सबसे एंड पे आए, कैलकुलेशन ऑफ 2015 रीस्टेटेड प्रॉफिट टू बी पुट इन। ये इतने लंबे तरीके से निकाला है, जवाब क्या है, ऊपर क्या लिखा है, इट इज ऑल्सो गिवन इन क्वेश्चन। तो ये आखिर में मैंने सफे के क्या किया, स्टेटमेंट ऑफ चेन इक्विटी बनाई है। स्टेटमेंट ऑफ चेन इक्विटी के अंदर ये प्रॉफिट के फिगर आपको बताई है। तो पूरे पुराने तरीके से भी सवाल सॉल्व हो सकता था। पुराना तरीका क्या सीखा हुआ है हमने, जिस साल में जो गलती है उसकी एंट्री करो, एंट्री करके आगे सवाल चला दो। इसी एंट्री से एरर करेक्शन नोट बनना है, इसी एंट्री से प्रॉफिट लॉस बनना है, इसी एंट्री से बैलेंस शीट बननी है, और इसी एंट्री से स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बननी है। यकीन नहीं आता, प्रैक्टिस का क्वेश्चन 1 जाकर रिवाइज कर लें, इसी एंट्री से सब कुछ होगा। बस एंट्री करना असल चीज होती है। उसके बाद अगर उसकी पोस्टिंग में आपको मसला है तो फिर आप समझ लें आपको आईएएस 8 अभी समझ नहीं आ रहा। एंट्री नहीं हो रही तो फिर मेरा नहीं ख्याल आईएएस 8 समझ नहीं आ रहा, फिर एडजस्टमेंट हर एक में थोड़ा बहुत मसला आता है, वो नेचुरल है। लेकिन अगर ये एंट्री करने के बाद पोस्टिंग नहीं हो रही तो दैट इज अ बिग इशू। ये फिर आईएएस 8 आपका जो है खतरे के अंदर है। तो जरा रिलैक्स फील करें। प्रॉफिट एंड लॉस में तो ये सारी चीजें चली जाएंगी। ये दोनों आइटम्स किसके हैं, बैलेंस शीट के। तो पी एंड एल बैलेंस शीट यहां से बन जाएगा। पीछे क्या रह गया, नोट। नोट में ये चला जाएगा आइटम्स अफेक्टिंग एसओसीआई, और ये चला जाएगा आइटम्स अफेक्टिंग एसओएफपी। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी के अंदर क्या जाता है, सिर्फ आइटम्स अफेक्टिंग एसओसीआई। आइटम्स अफेक्टिंग एसओएफपी का स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी से कोई ताल्लुक नहीं है। प्रॉफिट के अंदर क्या जाता है, एक्सपेंसेस और इनकम्स। जरा दोबारा बता दें, इस डेटा से प्रॉफिट एंड लॉस कैसे बनेगा दोबारा, बस एक्सपेंसेस और इनकम। इस डेटा से बैलेंस शीट कैसे बनेगी, डेटर और क्रेडिटर। इस डेटे से स्टेटमेंट ऑफ चेन इक्विटी कैसे बनेगी, एक्सपेंसेस और इनकम्स। इस डेटे से एरर करेक्शन नोट कैसे बनेगा, आइटम्स अफेक्टिंग और आइटम्स अफेक्टिंग एसओएफपी। क्लियर, ओके।
आज कितने लोग ये सवाल करेंगे जरा दोबारा? इसकी एंट्री भी करेंगे, सब कुछ करेंगे। भाई पानी ला दो। नहीं ठीक है, उनको बता जोर, ये जा रहे हैं। हाँ, क्वेश्चन 7, इसमें दूसरी लाइन पढ़ें, यही वाला सवाल। द एरर्स वर करेक्टेड इन 16। इस बात का क्या मतलब है? एरर्स वर करेक्टेड इन 16। 16 में ये एरर्स क्या हो गई? सही हो गई। 16 में ये एरर्स क्या हो गई? इससे मिलती जुलती एडजस्टमेंट की हुई है, इससे मिलती जुलती एडजस्टमेंट की हुई है। वो सवाल मैंने क्लास में कराया था, लेकिन होमवर्क में भी वही वाला सवाल दिया था, क्योंकि वो पास पेपर का ही सवाल था। इससे मिलती जुलती एडजस्टमेंट की हुई है। वो एडजस्टमेंट आपको कहीं नहीं जाने की जरूरत, सिर्फ थोड़ी सी नजरें लेफ्ट पे कर ले। क्वेश्चन 5 दिया हुआ है, क्वेश्चन 5 दिया हुआ है किताब में। भाई किताब में आपकी क्वेश्चन 7 है मोहतरम, जो उधर देख रहे हो 7 है, चांद वाला सवाल। इससे पीछे 6 है, उससे पीछे 5 है। क्वेश्चन 5 खोलो, पेज 556, सवाल पढ़ो। इंस्टॉलेशन ऑफ प्लांट वाज कंप्लीटेड इन दिसंबर 12 एट अ कॉस्ट ऑफ 60 million. It was ready for use on February 13. However, depreciation amounting to ये was worked out from date of production. The mistake was corrected. यही आज वाले सवाल में लिखा हुआ है, the mistake was corrected. यही कल वाले सवाल में लिखा हुआ था, mistake was corrected. Mistake was corrected, और इधर भी आए, the errors were corrected. The mistake was corrected by adjusting the profit of 14 का प्रॉफिट एडजस्ट करके मिस्टेक रेक्टिफाई कर दिया आपने गलती से। यानी क्या कहा था क्वेश्चन 5 में? पिछले साल की गलती इस साल के प्रॉफिट को एडजस्ट करके सही कर दिया है। आपको पता है पिछले साल की गलती इस साल के प्रॉफिट को सही करके नहीं होती, पिछले साल की गलती पिछले साल की रिटेन अर्निंग को हिट करके सही होती है। बोले पिछले साल की गलती इस साल के प्रॉफिट को चेंज करके सही हो सकती है। पिछले साल सेल रिकॉर्ड नहीं हुई, इस साल के प्रॉफिट लॉस में सेल रिकॉर्ड कर दें। पिछले साल सेल रिकॉर्ड नहीं हुई तो पिछले साल की रिटेन अर्निंग बढ़ा दें, बस यही तरीका है ना। पिछले साल सेल रिकॉर्ड नहीं हुई, कैन वी करेक्ट द एरर इन द प्रॉफिट ऑफ द करंट ईयर? इन 15 सेल वाज नॉट रिकॉर्डेड, इट वाज करेक्टेड इन 16 इन द प्रॉफिट्स ऑफ 16। ये सही बात है, गलत बात है? सुने दोबारा, सेल वाज नॉट रिकॉर्डेड इन 15, इट वाज करेक्टेड इन 16 बाय करेक्टिंग द प्रॉफिट्स ऑफ 16। जी 16 के प्रॉफिट्स में फिर सेल चलेगी पिछले साल की? आप बता दें, 2 गलतियां सही करनी पड़ेंगी। पिछले साल की सेल रिकॉर्ड करनी पड़ेगी और इस साल की सेल रिवर्स करनी पड़ेगी। क्लियर होगी ये बात? अच्छा, कुछ बच्चे जो बहुत ज्यादा सोचते हैं, शायद किसी एक ने घर में भी सोचा हो, हाथ खड़ा करें। शायद किसी एक ने घर में भी सोचा हो। तूने कैसे सोचा? तूने तो सवाल ही क्वेश्चन नंबर 8 किया था, अजीब बंदा है। अच्छा अभी सोचा है, तो शायद किसी ने घर में सोचा हो कि ये मिस्टेक तो 16 में करेक्ट हो गई है, तो मिस्टेक ये तो 16 में सही हो गई है। अब 16 में असल में उसने रेक्टिफाइंग एंट्री 16 में कर दी है। जहन में सवाल आ सकता है, दिस वाज करेक्टेड इन 16, तो ये रेक्टिफाइंग एंट्री उसने 16 में कर दी है, तो ये रेक्टिफाइंग एंट्री तो बनेगी इस साल, लेकिन इस साल इसको पूरा उल्टा दें। इन 4 को इधर लिखें, इन 4 को इधर लिखें, और फिर 16 के प्रॉफिट्स में प्लस माइनस करके उसे भी सही कर दें। ये सवाल जहन में आ सकता है। दिस वाज करेक्टेड इन 16 में ये सही कर दी गई। इसका मतलब क्या होता है समझें। जहन एक तरफ जा सकता है कि यार ये जो सारा काम 15 में मैं अब कर रहा हूं, उसने ये काम सारा किस में कर दिया? 16 में कर दिया। तो 16 में ये हो चुका है, इसको रिवर्सल मारो। देखिए ना, सेल वाज नॉट रिकॉर्डेड इन 15, नाउ इट इज रिकॉर्डेड इन प्रॉफिट ऑफ 16। अब 2 काम करने पड़ेंगे, इधर सेल रिकॉर्ड करनी पड़ेगी, इधर सेल। इस सवाल में ना
उसने एक लाइन लिखी है जिससे पता चल रहा है ऐसा नहीं हुआ, बिल्कुल इस साल कुछ करने की जरूरत नहीं है। पढ़ें दोबारा। द एरर वॉज करेक्टेड इन 16 बाय एडजस्टिंग द प्रॉफिट ऑफ 16। तो नहीं लिखा हुआ? बोले बोले, ऐसा तो नहीं लिखा हुआ? नहीं लिखा हुआ, नहीं लिखा हुआ, तो खुशी की बात है। द एरर वॉज करेक्टेड इन 16 बाय एडजस्टिंग द प्रॉफिट ऑफ 16, ऐसा लिखा हुआ है। इस बात का क्या मतलब है? इस बात का मतलब है कि उसने एरर बिल्कुल सही अकाउंटिंग रूल्स के मुताबिक रेक्टिफाई किया है। इसका मतलब है द एरर वाज करेक्टेड इन 16 बाय हिटिंग रिटेन्ड अर्निंग। उसने वो जो मैंने रिटेन्ड अर्निंग वाली एंट्री की थी ना, उसने वो एंट्री करके एरर सही कर दिया। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है? लेकिन अब आप कहेंगे यार उसने एरर अगर सही कर दी है तो आप हमसे एरर करेक्शन नोट क्यों बनवा रहे हैं? भाई एरर करेक्शन नोट इसलिए आपसे बनवाया जा रहा है, इसीलिए उसने जर्नल एंट्री नहीं मांगी कि जर्नल एंट्री अकाउंटेंट ने सही कर दी हुई है। एरर करेक्शन नोट आपसे इसलिए बनाया जा रहा है कि यूजर के घर में तो पुरानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पड़ी हुई है ना, उसमें तो गलती है, ये गलती तो हमने इधर सही की। तो बताएं, इधर खड़े होके अगर पिछले साल की एरर सही करें तो इसके दो तरीके हैं। एक गलत तरीका कि इसी साल के प्रॉफिट में सही कर दें, वो तो फिर बहुत बड़ा ब्लंडर है, वो तो ये वाली एंट्री भी करनी पड़ेगी और इधर एक रिवर्सल एंट्री भी करनी पड़ेगी। और अगर इधर खड़े होके सिंपल लिखा हो आई हैव रेक्टिफाइड द एरर ऑफ प्रीवियस ईयर, तो मैं क्या एज्यूम करूं कि इस साल के प्रॉफिट्स में एडजस्ट किया होगा या जिस तरह एंट्री असूलों के मुताबिक बनती थी उसी तरह की होगी? हाँ, इस लाइन और पिछली लाइन में फर्क बता दें। क्वेश्चन 5 की ये वाली लाइन और क्वेश्चन 6 की ये वाली लाइन में फर्क बता दें। क्वेश्चन 5 की लाइन में लफ्ज बताएं एडिशनल क्या लिखा हुआ है? द मिस्टेक वाज करेक्टेड, आगे पढ़ें। इज इट अ ब्लंडर? इधर आए। द मिस्टेक वाज करेक्टेड इन 16, आगे क्या लिखा हुआ है? साइलेंट है। तो हमने क्या एज्यूम किया? आगे लिखें लिखें, बाय करेक्टिंग रिटेन्ड अर्निंग्स, बाय करेक्टिंग रिटेन्ड अर्निंग। रिटेन्ड अर्निंग सही कर दी होंगी, बस खत्म। फायदा हुआ ये 5-7 मिनट लगाने का, ये बात समझ आई? हाँ ठीक है, ठीक है। जी मैं पता नहीं क्यों बार बार बात कर रहा हूं। अगर पिछले साल की गलती इस साल में सही हो जाए लेकिन इस साल के प्रॉफिट्स में सही हो तो ये ब्लंडर है। अगर सिंपल लिखा हो पेपर में हमने पिछले साल की गलती सही कर दी तो बस ठीक है, फिर जिस तरह सही करनी बनती थी उसी तरह सही की होगी। लेकिन फिर आपके जहनों में ये कभी सवाल ना है कि एरर करेक्शन नोट क्यों बन रहा है। भाई एरर करेक्शन नोट तो यूजर के लिए बन रहा है। यूजर को यहां आप गलती सही कर भी दें तो यूजर के पास जो घर में फाइनेंशियल स्टेटमेंट पड़ी है उनमें डेटर, क्रेडिटर, कॉस्ट ऑफ सेल, एडमिन, सेलिंग सही है या गलत है, उसको तो सारा सही करके बता के देना है। और क्या यूजर के घर में जो 15 का पुराना प्रॉफिट पड़ा है, अगर हमने इस साल गलती इस दिन सही कर भी ली तो यूजर के पास 15 का प्रॉफिट तो पुराना वाला घर में पड़ा होगा ना, ये वाला, उसको तो सारा काम उसी तरह करना था। जहन में कहीं ये ना आ जाए कि इस साल कोई गलती कर दी है, इस साल हमने कोई गलती नहीं की। ओके जी, आज वाले नोट्स निकालें। टिक करें जी। चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट का डिस्क्लोजर हो गया आज। पास पेपर का क्वेश्चन 7 हो गया। आइए सेट पता है आप पे कब खुलेगा? ये अभी टर्म टेस्ट आप दे देंगे ना सैटरडे को, तो फिर तो कंसोलिडेशन का अगले वीक से वैसे ही आप पे लोड पड़ जाने। तो ये संडे को आपको मैं सवाल दूंगा 6-7, तो आपने वो 3-4 घंटे में बैठ के करने हैं। फिर आइए सेट खुलेगा। जब ये हर सवाल में बार बार हो रहा होगा ना, एक नोट बन रहा होगा, फिर जनरल एंट्री हो रही होगी, फिर एकदम चेंज इन एस्टीमेट का सवाल आ जाएगा, फिर एरर का सवाल आ जाएगा, फिर बार बार जब आप 3-4-5 नोट बनाएंगे ना तो फिर आपको पता चलेगा अच्छा इस सवाल में ऐसे किया था मैंने, इस सवाल में ऐसे किया था। फिर आइए सेट आपको खुलेगा। ओके, चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट डिस्क्लोजर्स पास पेपर का क्वेश्चन 7 हो गया। डिस्कशन ऑफ एमसीक्यूज गिवन इन प्रीवियस क्लास, ये भी हो गया हमारा। डिस्कशन ऑफ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स इन फॉलोइंग पैरास, ये 2-3 पैरे आईकेप की किताब में मैंने देखे हैं, ये अभी तक हमने नहीं किए थे, तो इसमें 2-3 बातें आपको बस बतानी है। मटेरियल, भाई मटेरियल चीज क्या होती है? मटेरियल,
मटेरियल बोल्ड किया हुआ है साइज और नेचर। मटेरियल चीज साइज में भी हो सकती है और नेचर में भी हो सकती है। साइज से मुराद है अमाउंट, अमाउंट में भी मटेरियल हो सकती है और कई दफा कोई चीज नेचर में भी मटेरियल हो सकती है, उसकी नेचर ऐसी हो। मिसाल के तौर पे आपने एक प्लांट बाहर के मुल्क से इंपोर्ट करने की कमिटमेंट कर ली। मैंने आपको बताया था कमिटमेंट्स का भी नोट बनता है फाइनल अकाउंट में, उसमें सिर्फ ये बताते हैं कि हमने प्लांट खरीदने के लिए वादा कर लिया है। अब हो सकता है वो प्लांट बड़ा नॉमिनल अमाउंट का हो, लेकिन अगर यूजर को ना बताएं तो यूजर को ये बात पता ही ना चले। मिसाल के तौर पे हमें गवर्नमेंट ने कह दिया है कि जी आप स्मोक फिल्टर्स लगाओ। अब आपने बाहर के मुल्क से स्मोक फिल्टर लगाया ताकि इलाका साफ रहे, वरना लोग हमारे खिलाफ कोर्ट केस कर रहे थे। तो उसकी नेचर इतनी इंपॉर्टेंट थी कि यूजर को बताना जरूरी है। हो सकता है स्मोक फिल्टर बाहर के मुल्क से 4 लाख का मंगवाया हो आपने सिर्फ, लेकिन अब यूजर रिलैक्स हो जाएंगे, वो कहेंगे शुक्र है अब हम धुआं प्रोड्यूस नहीं कर रहे, स्मोक फिल्टर लगा लिए हमने और इलाके वाले हमारे पे केस नहीं कर सकेंगे। तो मटेरियलिटी हमेशा अमाउंट पे डिपेंड करती है या इवेंट की नेचर भी क्रिटिकल हो सकती है, इवेंट की नेचर भी क्रिटिकल हो सकती है। ओके, बाकी आप पढ़ लीजिएगा। प्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन, प्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन की डेफिनेशन मैंने आपको नहीं दी थी। प्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन आगे ना पढ़ें, जुबानी बताएं प्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन क्या होती है। करंट और फ्यूचर ईयर्स को बदलते हैं या पास्ट ईयर्स को भी बदलते हैं? करंट और फ्यूचर ईयर्स को बदलते हैं। इट इज, पॉइंट बी में आए, इट इज रिकॉग्नाइजिंग द इफेक्ट ऑफ चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट इन करंट एंड फ्यूचर पीरियड्स। ठीक है, करंट और फ्यूचर पीरियड्स के ऊपर असर जाता है इसका। नेक्स्ट, इसकी मिसाल क्या थी? डिप्रेशिएशन मेथड बदल जाना, लाइफ बदल जाना। नेक्स्ट, प्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन की एक और डेफिनेशन भी है। अच्छा, एक आपने पॉलिसी चेंज की, पॉलिसी चेंज कैसे होती है? चेंज इन पॉलिसी और एरर, ये कैसे चेंज होती हैं? रिट्रोस्पेक्टिवली। और चेंज इन एस्टीमेट प्रोस्पेक्टिवली। मैं रिवाइज कर रहा हूं चीजें, पिछले सालों में गलती हो गई, व्हाट इज दिस? एरर। कैसे सही करें? रिट्रोस्पेक्टिवली। FIFO से वेटेड एवरेज से FIFO, बोरोइंग कॉस्ट को कैपिटलाइज करना शुरू कर दो जी। इट इज चेंज इन, इसकी कैसा इफेक्ट होगा? रिट्रोस्पेक्टिवली। और तीसरा और आखिरी सवाल मेरा, डेप्रिसिएशन मेथड बदल गया, लाइफ बदल गई, व्हाट इज दिस? इसका कैसे इफेक्ट होगा? ये आपने एक बात इसमें अधूरी की है, वो है चेंज इन पॉलिसी। चेंज इन पॉलिसी में थोड़ी डिटेल है, आपको पढ़ाई थी भूल गई होगी। चेंज इन पॉलिसी 2 किस्म की होती है, इफ रिक्वायर्ड बाय IFRS और अगर मैनेजमेंट समझे हमारे लिए बेहतर है। जब मैनेजमेंट समझे हमारे लिए बेहतर है फिर तो हमेशा पुराने सालों को भी चेंज करना है ताकि कंपैरिजन आसान हो। लेकिन अगर IFRS ने पॉलिसी चेंज की है तो पहले IFRS पढ़ो। अगर IFRS कहता है कि प्रोस्पेक्टिवली करो तो प्रोस्पेक्टिवली कर दो, अगर IFRS कहता है रिट्रोस्पेक्टिवली करो तो रिट्रोस्पेक्टिवली कर दो। और अगर IFRS खामोश है, बताएं फिर भी बताया था, तो हमेशा क्या करना है? रिट्रोस जनरल रूल लगाना है। तो अकाउंटिंग पॉलिसी भाई कितने किस्म की हो सकती है? 2 किस्म की। चेंज बाय मैनेजमेंट, रिक्वायर्ड बाय, अगर मैनेजमेंट बदले तो हमेशा, अगर स्टैंडर्ड में लिखा है तो 2 ऑप्शंस हैं। स्टैंडर्ड बता रहा है कैसे चेंज करो, जी बता रहा है, हो सकता है प्रोस्पेक्टिव बता रहा हो सकता है रिट्रोस्पेक्टिव, जैसे कह रहा है वैसे कर लो। और अगर स्टैंडर्ड खामोश है हमेशा रिट्रोस्पेक्टिवली। इस बुनियाद के ऊपर एक चीज मुझे बता दें कि अगर हम स्टैंडर्ड पढ़ें और स्टैंडर्ड में लिखा हो प्रोस्पेक्टिव चेंज करें तो फिर क्या पॉलिसी भी प्रोस्पेक्टिव चेंज हो सकती है? जल्दी बताएं, आम हालात में पॉलिसी कैसे चेंज होगी? लेकिन अगर स्टैंडर्ड कह दे प्रोस्पेक्टिव। पढ़ें जी,
पॉलिसी की चेंज भी प्रोस्पेक्टिव हो सकती है, लेकिन मैंने बताया तब जब स्टैंडर्ड के, इसलिए कभी पेपर में डेफिनेशन आ जाए ना प्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन की, और डेफिनेशन में कहे 3-4 बातें हैं, तो इनमें से ए और बी को आपने टिक करना है। ए क्या है? अप्लाइंग न्यू पॉलिसी आफ्टर द डेट एज एट विच द पॉलिसी इज चेंज। जिस दिन पॉलिसी चेंज हुई, प्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन की डेफिनेशन दोबारा पढ़ रहा हूं, इसमें पॉइंट मिस किया था। प्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन, इट इज अप्लाइंग द न्यू पॉलिसी आफ्टर द डेट एज एट विच पॉलिसी इज, जिस वक्त पॉलिसी चेंज हुई अगर तब से पॉलिसी का इफेक्ट लेने लग जाए तो इसे भी पॉलिसी की कौन सी वाली चेंज कहेंगे? प्रोस्पेक्टिव। दोबारा पढ़े, अप्लाइंग द पॉलिसी आफ्टर द डेट एट विच द पॉलिसी इज चेंज, या बिफोर? आफ्टर, जिस डेट से चेंज हुई उस डेट से पॉलिसी लगाना शुरू करो। तो जिस डेट से चेंज हुई उस डेट से लगाना शुरू करें तो ये फिर करंट और फ्यूचर की बात हो रही होगी या पास्ट की बात हो रही होगी? तो फिर ये कौन सी चेंज हो गई? तो बताएं, इन रेयर सर्कमस्टांस प्रोस्पेक्टिव चेंज हो सकती है पॉलिसी में। कब? जब स्टैंडर्ड कह दे, और स्टैंडर्ड ना कहे तो हमेशा रिट्रोस्पेक्टिवली। ओके, ट्रांजिशनल प्रोविजंस, स्टैंडर्ड में अगर ट्रांजिशनल प्रोविजंस में लिखा हुआ है कि प्रोस्पेक्टिवली चेंज करें तो प्रोस्पेक्टिवली कर दें। ओके, अगर रिट्रोस्पेक्टिव चेंज आपके लिए इम्प्रैक्टिकेबल है, यानी आप रिट्रोस्पेक्टिव चेंज करना चाह रहे हैं और आपके लिए इम्प्रैक्टिकेबल है, तो आपके पास दो ऑप्शंस हैं, दो सिनेरियोज बन सकते हैं। इधर देखें, हमारा साल है 2019, हमारा साल है 2019। 2019 में जो हमने इंटरेस्ट कैपिटलाइज करना है वो है 30 मिलियन। बैंक को जो लोन लिया है उस पर इंटरेस्ट 30 मिलियन। और 2018, 17, 16, 15 का कम्युलेटिव इंटरेस्ट 70 मिलियन है। किसी पूछने वाले ने पूछा, भाई ये अलग अलग बताओ, अलग अलग बताओ ताकि ये वाला 19 के प्रॉफिट में सही करें, 70 में से थोड़ा सा 18 के, समझ आ रही है ना बात, 17 में से थोड़ा सा 18 के प्रॉफिट में सही करें, और बाकी 17, 16, 15 का जो बैलेंसिंग बच जाएगा उसे ओपनिंग में फेंक देंगे। हमने कहा नहीं, अलग कर सकते, इम्प्रैक्टिकेबल है, पता नहीं चल रहा। बहुत मेहनत की है, बड़ी कोशिश की है, लेकिन पता नहीं चला। लोन एग्रीमेंट्स गुम हो गए हैं, सब कुछ लेजर वगैरह आग लग गई, फायर और सब खतरनाक से समझ नहीं आ रहा। हाँ, एक बात आपको बता सकते हैं कि पिछले सारे सालों का इंटरेस्ट इतना है और इस साल का इंटरेस्ट इतना है। अब रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन पॉसिबल है या इम्प्रैक्टिकेबल है? इम्प्रैक्टिकेबल है। अब आप क्या करें? अब आप जो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बनाएंगे, उस स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी के अंदर आप बहालत मजबूरी क्या करेंगे? 18 का प्रॉफिट, इसके बाद बोले 19 का प्रॉफिट। 19 के प्रॉफिट में आप ये वाली बोरोइंग कॉस्ट कैपिटलाइज कर देंगे। एक्सपेंस कम होने से प्रॉफिट बढ़ता है, बोरोइंग कॉस्ट कैपिटलाइज करनी है ना, एक्सपेंस कम होगा, एक्सपेंस कम होने से प्रॉफिट बढ़ेगा। और ये जो क्लोजिंग है ये 31/12/19 का है, और ये क्लोजिंग कब का है? 31/12/18 का। अब दिल तो चाह रहा था 70 में से कुछ 18 में एडजस्ट करते, नहीं हो सकता। वो जो सारा यहां करते थे और यहां करते थे वो सारा आप कर दें यहां पे। समझ आई बात? नहीं समझ आई? क्लोजिंग 31/12/17 आता है ना, इधर इससे ऊपर भी एक लाइन होती थी, तो यहां वाला मिसिंग है और 18 का भी मिसिंग है। क्या इसमें सही किया जा सकता है? सही, यस और नो? समझ आ रही है बात? कोई समझ नहीं आ रही? ठीक है। आम हालात में क्या होता है? 19 वाला 19 में, 18 वाला 18 में, और 17, 16, 15 वाला इधर। ये इम्प्रैक्टिकेबिलिटी एक हो गई। इसको ऐसे एड्रेस करेंगे।
इसको कहते हैं पीरियड स्पेसिफिक डेटा मिसिंग। क्या मिसिंग है? पीरियड स्पेसिफिक डेटा मिसिंग। से यस और नो? अच्छा, दूसरी वजह मे बी कम्युलेटिव डेटा मिसिंग, मे बी कम्युलेटिव गिवन हुआ करेगी लकीली, वो कैलकुलेशंस आपको नहीं करनी पड़ेंगी। उसे कहते हैं कॉन्टिंजेंट कंसिडरेशन। क्या कहते हैं? कॉन्टिंजेंट कंसिडरेशन। ठीक है, ऐसी मिसाल दे रहा हूं। हमने सऊदी किंग को कहा यार तुझे साल डेढ़ में ना थोड़े और पैसे भी दे देंगे। इस पे इंटरेस्ट नहीं होता, इस पे इंटरेस्ट नहीं होता, क्योंकि इसकी डिसीजन का फैक्टर कुछ और होता है। तुम्हें साल डेढ़ के बाद ना थोड़े पैसे दे देंगे। मुझे कौन से पैसे? अगर सब्सिडरी ने अच्छा परफॉर्म किया, अगर एम्प्लॉइज रिटायर ना हुए और रिजाइन ना किया एम्प्लॉइज ने, तो 1 मिलियन इस मद में दे देंगे। अगर सेल इसकी 50 मिलियन से ज्यादा रही तो फिर तुझे इस मद में भी 1 मिलियन दे देंगे। अगर इसका कराची का ऑफिस बंद ना हुआ, इस बुनियाद पे भी तुझे 1 मिलियन दे देंगे। अगर गवर्नमेंट ने कोई पेनल्टी ना डाली, इस बुनियाद पे भी तुझे 1 मिलियन दे देंगे। तो 4-4.5 मिलियन शायद दे दें। अगर आज तू मांगे तो उस 4-4.5 मिलियन के 3.5 बनते हैं। लेकिन ये 4 परफॉर्मेंस इंडिकेटर हमें देख लेने दे कैसे चल रहे हैं, और उस डेट को एग्जैक्ट जाके उन परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स का रिजल्ट आ गया होगा और पता चल गया होगा कैसा परफॉर्म किया इसने। उस बुनियाद पे हम उस फिगर को चेंज कर देंगे। हम कहेंगे यार कम ले लो, वो कहेगा नहीं 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 भाई मेरे तो परफॉर्मेंस इंडिकेटर इससे भी बेहतर है, तो हम कहेंगे चलो फिर ज्यादा ले लो। तो वो एग्रीमेंट में मुआहदे में लिखा होगा उस वक्त डील को कैसे करना है। तो इसके बैक एंड के ऊपर बहुत सी कैलकुलेशंस होती हैं। दैट ऑल डिपेंड्स ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ एस। इसे डेफर्ड कंसिडरेशन नहीं कहते, इसे कहते हैं कॉन्टिंजेंट कंसिडरेशन। क्या कहते हैं? ये भी डेफर करके देनी होती है, डेफर करके देनी होती है, लेकिन इस पे इंटरेस्ट नहीं कैलकुलेट करना होता क्योंकि पेपर में ऑलरेडी इसकी फेयर वैल्यू दी होती है। इसे कहते हैं डेफर्ड कंसिडरेशन नहीं कहते, कॉन्टिंजेंट। कॉन्टिंजेंट मींस डिपेंडेंट। डिपेंडेंट ऑन व्हाट? डिपेंडेंट ऑन फ्यूचर परफॉर्मेंस ऑफ एस। ठीक है, अब इसकी भी क्रिएशन की एंट्री भी होती है और ईयर एंड के ऊपर भी एक एडजस्टमेंट होती है। ये क्रिएट भी होती है, ईयर एंड पे एक एडजस्टमेंट भी होती है। क्रिएट कैसे होती है? सुने, क्रिएट ऐसे होगी, हमारा ख्याल है कि 5 देने पड़ेंगे। इन्वेस्टमेंट डेबिट, पेएबल क्रेडिट, 5। साल के एंड पे पता चला नहीं भाई 3 देने, सब्सिडी ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, तो हमें 2 का फायदा हो गया। सोचे सोचे सोचे, आपने पेएबल रिकॉर्ड किया था ना 5 पे। पेएबल क्रेडिटर होते थे ना, क्रेडिटर 5 वाले क्रेडिटर 3 मांगते थे, तो कितना फायदा होता था? 2 का फायदा होता था। अच्छा जी, साल के शुरू में हमारा अंदाजा था इसे देने पड़ेंगे 5, साल के एंड पे हमारा अंदाजा इसे देने पड़ेंगे 3। शुरू और एंड की एंट्री बता दें। साल के शुरू में अंदाजा था 5 देने पड़ेंगे, एंट्री बताएं। 1 जनवरी 17 को एंट्री बताएं। इन्वेस्टमेंट डेबिट, पेएबल क्रेडिट, कंटिंजेंट कंसिडरेशन, पेएबल क्रेडिट। साल के एंड पे कैलकुलेशंस की, सऊदी किंग को बिठाया यार ये हुआ यार, उसने कहा चल यार 3 दे दे, बात खत्म कर, 3 दे दे। अब नहीं, इन्वेस्टमेंट कैसे छेड़ सकते हो यार? इन्वेस्टमेंट छेड़ी, वर्किंग वन छेड़ेगी, रोजाना गुडविल को छेड़ रहे हो, खुदा का खौफ करो। इन्वेस्टमेंट नहीं छेड़ सकती प्लीज, इन्वेस्टमेंट नहीं छेड़ सकती। इन्वेस्टमेंट डेबिट, पेएबल क्रेडिट 5। अब साल गुजर गया है, अब 5 वाले को सिर्फ 3 देने हैं। दो लाइबिलिटी रिवर्स करें। लाइबिलिटी क्या? लाइबिलिटी डेबिट, और क्रेडिट इनकम को मार दे, खत्म करें। जैसे डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम में ले जाते थे, तो हर लाइबिलिटी अगर खत्म हो जाए तो इनकम में जाती है, अगर लाइबिलिटी बढ़ जाए तो एक्सपेंस में जाती है। पिछले सफे पे आए पहले, फिर उसके बाद आप सवाल करें खुद। पिछले सफे पे आए जी, कॉन्सेप्ट का नंबर पढ़ें 6। नाम कॉन्टिंजेंट कंसिडरेशन, यहां लिख लें अपने समझने के लिए। नो इंटरेस्ट कैलकुलेशन, यहां आपने डिस्काउंट, नो डिस्काउंटिंग, कोई डिस्काउंटिंग वगैरह नहीं करनी यहां, क्योंकि ये ऑलरेडी फेयर वैल्यूज देता है आपको। डिस्काउंट फैक्टर खुद ही लगा देता है, वो बड़ी डिटेल कैलकुलेशन इसके पीछे होती है, वो आपके सिलेबस में नहीं है, तो यहां डिस्काउंटिंग आपने नहीं करनी। अच्छा, कंटिंजेंट कंसिडरेशन किस पर कंटिंजेंट है? डिपेंडिंग अपॉन द परफॉर्मेंस। चलें जी, एंट्रीज इसकी याद करें। रिकॉर्डिंग ऑफ कंटिंजेंट लायबिलिटी एट फेयर वैल्यू ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन पे किस पे रिकॉर्ड करना है इसे? फेयर वैल्यू पे। कंटिंजेंट लायबिलिटी विल बी रिकॉर्डेड एज परचेज कंसिडरेशन इवन इफ आउटफ्लो इज नॉट प्रोबेबल। ये बात आपको तब समझ आएगी जब आप IAS 37 पढ़ेंगे। अब इस बात को ब्रैकेट लगा के छोड़ दें।
IAS 37 में हम कंटिंजेंट लायबिलिटी की डेफिनेशन पढ़ेंगे, फिर समझ आएगी, छोड़ें जी। अच्छा भी कंटिंजेंट कंसिडरेशन रिकॉर्ड करने की एंट्री बताएं। इन्वेस्टमेंट डेबिट, कंटिंजेंट लायबिलिटी, क्रेडिट। अच्छा, साल के एंड पे रिकॉर्डिंग ऑफ लॉस ऑन कंटिंजेंट लायबिलिटी। लॉस का मतलब ये ज्यादा देने पड़ गए, ज्यादा लॉस का मतलब लॉस अंडरलाइन करें, ज्यादा देने पड़ गए। अच्छा भी लॉस आ गया, कैसे रिकॉर्ड करें? P&L डेबिट है, CRE या P&L? अगर बैलेंस शीट का सवाल है तो CRE, लेकिन अगर प्रॉफिट एंड लॉस का सवाल है तो P&L डेबिट एंड व्हाट क्रेडिट, और रिवर्स एंट्री फॉर गेन। चलें छोड़ें, हवाई बातें समझ नहीं आएंगी, अगले सफे पे आके सवाल कर दें। क्वेश्चन 3 करें जी। क्वेश्चन 2 भी आप लोगों ने खुद ही किया है, 3 भी खुद ही करें। जल्दी जल्दी जनरल एंट्रीज कर दें क्वेश्चन के ऊपर ही। बढ़ाया ना, नहीं दिए, ये 2-3 साल बाद देने होते हैं, मे भी साल बाद, मे भी 2 साल बाद। अगर देने होंगे फिर ही बढ़ाएंगे, वरना तो नहीं बढ़ाएंगे। जी हाथ खड़ा करें, एंट्री कर लिया तो जी 8-10 लोगों ने कर ली, जल्दी करें बाकी। ये दूसरी अमाउंट लायबिलिटी का क्लोजिंग है या डिफरेंस की फिगर है? ना 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 ना, ये क्लोजिंग है, क्लोजिंग है लायबिलिटी, ये डिफरेंस की फिगर नहीं है। सिंपल है, बिल्कुल समझे, इंट्रो की क्लास में बैठे हैं। लायबिलिटी की क्या अंदाजा लगाया था? देनी कितनी पड़ी? बस इंट्रो की क्लास में बैठे हैं, खुशी रिकॉर्ड करें। अच्छा जी, ऑन 1 अप्रैल 2014 पी एक्वायर्ड, ओ सॉरी, ओ भाई क्वेश्चन 2 में आपने मुझे बताया नहीं, क्वेश्चन 2 की रिक्वायरमेंट का सॉल्यूशन क्या है? व्हाट इज अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन ट्रांसफर्ड बाय पी टू एक्वायर द इन्वेस्टमेंट इन एस? 20 + 480, 500। इन्वेस्टमेंट्स को जमा करना है, 20 + 480, जवाब है क्वेश्चन 2 का ₹500। अच्छा, ऑन 1 अप्रैल 2014 को P acquired 75% of S equity shares by means of a share exchange and an additional share exchange का डाटा नहीं दिया, देखो आप एक्सपेक्ट कर रहे होंगे डाटा देगा, लेकिन नहीं दिया। by way of share exchange and an additional amount payable on 1 अप्रैल 15, अगले साल के पहले दिन कुछ और पैसे दे देंगे। that was dependent upon the post acquisition performance of S, जो अगला 1 साल हम एस को चला के देखेंगे कि एस चलती है या भागती है, फुल स्टॉप, या रिड़ती है। एट द डेट ऑफ एक्विजिशन, जिस दिन खरीदा था, पी असेस द फेयर वैल्यू, डिस्काउंटिंग सारी हो चुकी है, फेयर वैल्यू का मतलब सब हो चुके हैं। पी असेस द फेयर वैल्यू ऑफ लायबिलिटी एट 5.2, रुक जाए जी, 5.2 की एंट्री करें, 1 अप्रैल 14 की डेट डाल के, 1 अप्रैल 14 की डेट डाले ना, डेट नहीं डाली आपने। इन्वेस्टमेंट डेबिट, कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी, क्रेडिट। इन्वेस्टमेंट डेबिट, कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी, क्रेडिट, पूरा नाम लिखें, 1 अप्रैल 14। इसको करंट लायबिलिटीज में शो कर दीजिएगा बैलेंस शीट में, क्योंकि अगले साल ही पे करनी है। इन्वेस्टमेंट डेबिट, कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी, क्रेडिट। अच्छा भाई, बट बाय मार्च 31 इट वाज क्लियर दैट अमाउंट टू बी पेड वुड बी ओनली 4.5। मैं पूछ रहा था क्लोजिंग लायबिलिटी जो डिफरेंस है, आप कह रहे थे डिफरेंस है, डिफरेंस नहीं है, इट इज क्लोजिंग लायबिलिटी, इट इज क्लोजिंग लायबिलिटी। कैसे पता चला? अमाउंट टू बी पेड इज ओनली 4.1, अंदाजा क्या लगाया हुआ था, लेकिन देने कितने पड़ेंगे बताएं, खुशी होगी। अब खुशी की एंट्री बता दें, P&L क्रेडिट लिखें, P&L क्रेडिट, और डेबिट पेबल, कंटिंजेंट लायबिलिटी, कंटिंजेंट लायबिलिटी डेबिट, P&L क्रेडिट, P&L को काट के CRE कितने से? 1.4। इंटरेस्ट का एलिमेंट इसमें वो खुद ही बिल्ट इन कर लेता है फेयर वैल्यू देके।
जी क्वेश्चन 4 लिखें। क्वेश्चन 4, P acquired, बात होगी भाई, चलो क्वेश्चन खोल। P acquired 10,000 shares of S. P acquired 10,000 shares of S on Yekam January 15. On Yekam January 15. P agreed to give its 4 shares. He agreed to give its 4 shares for every 5 shares of, लुटना मचाए ना, for every 5 shares of S on Yekam January 19। रुके, क्या लिखा है बताएं, है क्या? खरीदा किस दिन है? यकम जनवरी 15 को खरीदा है। अच्छा, और क्या कहा है? थोड़े से शेयर ले लो ना, थोड़े से शेयर ले लेना, ये कहा है उसे, थोड़े से शेयर ले लेना, एग्रीड टू गिव, ठीक है। अच्छा, इसमें प्रेजेंट वैल्यूज अब कोई नहीं होंगी। अच्छा, अब एक चीज मिसिंग है, वो बता दें ताकि आप जनरल एंट्री कर लें, खत्म हुई बात। हाँ, पी के शेयर की मार्केट प्राइस की मिसिंग है, वो लिख लें। पी शेयर मार्केट प्राइस 19 कहां से आ गई? अभी तो वो 4 साल बाद है, वो तो किस्मत है, वो छोटी की बात है। अभी बताएं, अभी क्या डेट है आज? यकम जनवरी 15। तो यकम जनवरी 15 को पी के शेयर की मार्केट प्राइस लिखें। यकम जनवरी 15 को पी के शेयर की मार्केट प्राइस लिखें 14। और यकम जनवरी 31 दिसंबर को भी लिखे मार्केट प्राइस ऑन 31 दिसंबर केड़ा 15। द मार्केट प्राइस इज 16 रुपए कर लें, मार्केट प्राइस इज 16 रुपए। चले पिछले सफे पे आए, रूल पढ़े। एक मिनट, सोचे एंट्री क्या करनी है, चले खुद ही रूल बनाते हैं। यकम जनवरी की डेट डालें, एंट्री करें, एंट्री की अमाउंट निकाल दें, डेबिट क्रेडिट मैं समझा दूंगा। अमाउंट एंट्री की निकाल दें, डेबिट क्रेडिट मैं समझा देता हूं। इस तरह की कैलकुलेशन करें। झटका तरीका लगा लें, पी और एस ऊपर लिख लें, ऊपर पी नीचे एस। अच्छा भाई, एस के टोटल शेयर्स कितने हैं? ओ खुदा का खौफ करो, एस के, देखें ना, सवाल के डेटे से परेशान ना हुआ करें, आप सिर्फ इंग्लिश को देखें। टोटल एस शेयर्स नॉट गिवन, कोई मसला नहीं। पी एक्वायर्ड बोले 10,000। ओके, कैलकुलेशन कराएं जी। इतना से लिख के कितनों को फायदा हुआ होता, बात समझ आई? उसके गिवन ही नहीं है टोटल शेयर, मैं कैसे निकालूं? 10,000 इंटू 4 बाय 8,000। अच्छा जी, घर में बातें करनी है। सऊदी किंग एस के 10,000 शेयर लाया और बदले में पी के 8,000 शेयर मिलने का वादा लेके जा रहा है। मिल गए हैं या लेके जा रहा है? वादा लेके जा रहा है। ये जो ब्रीफकेस खुलेगा, इसमें शेयर पड़े होंगे या शेयर देने का वादा? शेयर पड़े होंगे या शेयर देने का वादा पड़ा होगा? शेयर देने का वादा पड़ा। 8,000। अच्छा, किस दिन की फेयर वैल्यू पकड़े? पहले तो बताएं किस दिन की फेयर वैल्यू पकड़े।
कितनी? शेयर एक्सचेंज की बहुत रिवीजन हो गई है, 4/5, वो कल भी आज भी 2-3 दफा आपने मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, अब समझ आ जाएगा किससे मल्टीप्लाई करना है जी। इंटू रुपीज जी बोले। इन्वेस्टमेंट इन एस डेबिट 112, क्या बोला? क्या कहा तुमने? क्या बोला जी? शेयर कैपिटल बोले। कहते प्रिंटिंग मशीन से शेयर प्रिंट हो गए। क्या हो गया इसे? खड़े करो इसे। दो तीन लोगों ने देख लिया होगा सफा पलट के एंट्री, वो लोग ना बोले, बाकी लोग बोले। इसको कहते हैं पेएबल, परचेज कंसिडरेशन पेएबल, जो मर्जी नाम रख लें। पेएबल है जो इक्विटी में शो होता है। शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, परचेज कंसिडरेशन पे। दुनिया बहुत बड़ी है, खुल रही है ना। शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, परचेज कंसिडरेशन पेएबल, ये इक्विटी में शो होता है क्योंकि अल्टीमेटली इसने कन्वर्ट इक्विटी में होना है। और वो आखिरी एंट्री आपके सिलेबस में नहीं है। जब ये कभी इशू होंगे तो एंट्री होगी परचेज कंसिडरेशन पेएबल डेबिट, और शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम। अल्टीमेटली तो शेयर इशू होने ना, अल्टीमेटली तो शेयर इशू होने जी। 1,12,000 बोले। यकम जनवरी 15, 31 दिसंबर 15 को भाई नो एंट्री। ये रीमेयर नहीं होते शेयर्स, ये शेयर्स रीमेयर नहीं होते ईयर एंड पे, क्योंकि पता नहीं आज फेयर वैल्यू कुछ और है। हमने तो 4 साल बाद जब शेयर इशू करेंगे उस वक्त देख लेंगे, लेकिन वो एंट्री आपके सिलेबस में नहीं है। तो इसलिए शेयर रीवैल्यू नहीं होते। इसलिए रीवैल्यू नहीं होते शेयर्स बिकॉज असल में हमारे साल के एंड पे शेयर की प्राइस ये है, पता नहीं 4 साल बाद शेयर की प्राइस क्या हो। तो इसलिए स्टैंडर्ड में जो लिखा हुआ पिछले सफे पे आके पढ़े, इनको रीमेयर नहीं करना। What is the last concept? Shares, बोले to be issued as purchase consideration. एंट्री बताएं जी। इन्वेस्टमेंट डेबिट, परचेज कंसिडरेशन पेएबल, क्रेडिट। ये कहां शो होगा? 1,12,000। ये तो वर्किंग वन में चला जाएगा ना, 1,12,000। ये कहां शो होगा? शो इन, लिखने क्या लिखा है? शो इन नो एडजस्टमेंट एट ईयर एंड। ये स्टैंडर्ड में लिखा हुआ है, नो एडजस्टमेंट एट ईयर एंड पे दिल में आ सकता है कि शेयर की मार्केट प्राइस बढ़ गई है तो क्या फर्क पड़ेगा इससे, तो इसमें नो एडजस्टमेंट। और इसमें एक और चीज है, अपने लिए लिख लें, वैसे तो लिखने की जरूरत नहीं है, नो डिस्काउंटिंग। इसमें भी कोई डिस्काउंटिंग नहीं होती, चाहे 3 साल बाद शेयर इशू करने हो चाहे 4 साल बाद, क्योंकि शेयर की मार्केट प्राइस पे डिपेंडेंट है। चलें जी, सारा सफा हो गया। अब पॉइंट 1 से लेके 6 तक जरा उर्दू में मुझे बता दें। नगमा शुरू करें। थोड़े से पैसे, पॉइंट 1 पे क्लियर रखें, तरतीब से चलते हैं। थोड़े से पैसे ले लो, थोड़े से शेयर ले लो, थोड़े से डिबेंचर ले लो, थोड़े से पैसे ले लेना, थोड़े से शेयर ले लेना, शायद पैसे दे दें, शायद ना दें, शायद कम दें, शायद ज्यादा दें। पॉइंट 6 शुरू करें, दोबारा याद करें। थोड़े से पैसे ले लो, थोड़े से शेयर ले लो, थोड़े से डिबेंचर ले लो, थोड़े से पैसे ले लेना, थोड़े से शेयर ले लेना, शायद ले लेना पैसे, शायद ना लेना, शायद ज्यादा ले लेना, शायद कम ले लेना। ये डिपेंड करता है सब्सिडरी की किसके ऊपर? परफॉर्मेंस के ऊपर। अच्छा, 2 एंट्रीज ढूंढने कहां कहां है? 2 एंट्रीज ढूंढने कहां कहां है? 4 और अच्छा 4 में दूसरी एंट्री किस लिए है? डेफर्ड कंसिडरेशन की अनवाइंडिंग की, ताकि वो 68 ग्रो करके 90 पे चला जाए। और दूसरी एंट्री कंटिंजेंट कंसिडरेशन की। कंटिंजेंट कंसिडरेशन बैलेंस शीट डेट पे क्यों रीमेयर होती है? कंटिंजेंट कंसिडरेशन बैलेंस शीट डेट पे क्यों रीमेयर होती है? क्योंकि वो किसी फ्यूचर इवेंट पे डिपेंडेंट होती है। साल बाद वो फ्यूचर खत्म हो जाता है, वो प्रेजेंट बन जाता है, तो पता चल जाता है कि कैसी परफॉर्मेंस शो की, इसलिए उसको क्या कर दिया जाता है?
रीमेयर। और कहां पे डिस्काउंटिंग नहीं होती? 0.6 में डिस्काउंटिंग की जरूरत नहीं है। ओके जी, आए पेज नंबर 3 पे। पेज नंबर 3 पे जी भाई, डिविडेंड ऑफ एस, बोले फूल झड़े अपनी जबान से। डिविडेंड ऑफ एस जी, ये कॉन्टिन्यूएशन में है लेक्चर 9 की। अगर दोनों ने रिकॉर्ड नहीं किया तो मैंने कहा था 3 एंट्रीज करनी पड़ेंगी, एक को रिसीवेबल, दूसरे के लिए पेएबल, और फिर कैंसिल करना पड़ेगा रिसीवेबल पेएबल। याद आ रहा है लेक्चर 9? अगर दोनों ने एंट्री कर दी है तो रिसीवेबल इनकम की एंट्री हो चुकी है, डिविडेंड डेबिट पेएबल क्रेडिट की एंट्री हो चुकी है, सिर्फ कैंसिल क्या करना है? रिसीवेबल पेएबल। अच्छा जी, तीसरा चौथा सिनेरियो छोड़ें, सफे के टॉप पे हेडिंग पढ़ें, डिविडेंड ऑफ एस, और आगे क्या लिखा हुआ है? अनपेड एंड डिक्लेयर्ड बिफोर। साल से पहले अनाउंस हो गया लेकिन अनपेड है, तो ये 4 सिनेरियोज हैं। पेड के कोई 4 सिनेरियोज नहीं है। नीचे आए, पेड हमारा 0.5 था, पेड हमारा 0.5 था, पेड के कोई 4 सिनेरियोज नहीं है। एक ने इनकम में डाला, दूसरे ने डिविडेंड डेबिट किया, तो एक्शन रिक्वायर्ड नथिंग। पेपर में खड़े हो जाइएगा बस, एक्शन रिक्वायर्ड नथिंग। तो ये तो पूरा का पूरा सवाल एज इट इज हमने किया था लेक्चर 9 के अंदर। एक डिस्कशन हमारी पेंडिंग थी, वो है डिविडेंड ऑफ पी। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, जो एस का डिविडेंड होता है ना, उसमें पी को कुछ हिस्सा मिलता है, लेकिन पी के डिविडेंड में एस का हिस्सा नहीं है, इसलिए पी सर्कल से बाहर निकल के डिविडेंड देता है। और मैंने आपको बताया था पी से मुराद पीटीसीएल है। पीटीसीएल बनी थी 1970 में। 1970 में इसके 6000 इंडिविजुअल्स ओनर थे। ये उन आम लोगों को, वो जो बाबा रशीद शायद अब फोत हो गए हो, ठीक है, चाचा अकरम, ये सारे लोग पी के